अच्छा। हाँ। ठीक है। सो गुड इवनिंग, जितने भी लोग हमें सोशल मीडिया के माध्यम से सुन रहे हैं और जितने लोग मीटिंग में जुड़ने वाले हैं, उन सभी का सभी को मेरा नमस्कार और गुड इवनिंग। और आज का जो विषय हमने लिया है, वो आप सभी को पता होगा कि पूर्वोत्तर भारत एक भारत का अतुल्य प्रदेश है और जहाँ को आप में से कुछ लोग गए भी होंगे, कुछ लोग जाना भी चाहते होंगे, लेकिन वहाँ के बारे में ज़्यादा परिचित आम लोगों को नहीं है। तो कभी-कभी ऐसा होता है कि क्या नॉर्थ ईस्ट जो है या पूर्वोत्तर भारत है, ये भारत का हिस्सा है, ये अपने आप को भारतवासी मानते हैं। तो ये एक सांस्कृतिक बात है, जो कल्चरल जो मैटर्स है, वो हमें एक दूसरे प्रदेश से नज़दीक ले आती है और आज उनके लिए हमारे साथ बहुत अनुभवी, बहुत जिसने इस फ़ील्ड में काम किया है, ऐसे विशेषज्ञ हमारे साथ हैं। और शुरुआत में मैं सर का इंट्रोडक्शन देना चाहूँगा कि डॉक्टर अकेला भाई, जिसने ख़ास करके मेघालय में उसने 3 दशक तक अपनी सेवाएँ दी है और ख़ास करके बहुत अच्छी बात ये है कि पूर्वोत्तर भारत में हिंदी की बात रखने की उसने कोशिश की है। डॉक्टर अकेले भाई ऑल इंडिया रेडियो में काम किया है, वहाँ पर अनाउंसर ग्रेड 2 पे थे। उसके साथ-साथ उसने पूर्वोत्तर हिंदी अकेडमी, जो एक गवर्नमेंट एडेड लिटरेरी इंस्टीट्यूट है शिलांग में, उसकी भी स्थापना की है। डॉक्टर अकेले भाई प्रोग्रेसिव फाउंडेशन, जो एक चैरिटेबल ट्रस्ट है, जो जिसके लेकर वो बिहार के गोपालगंज डिस्ट्रिक्ट्स में काम करते हैं और एक बहुत अच्छा आरजेएम स्कूल भी चलाते हैं, जिसका हेतु खास करके लोअर मिडिल क्लास फैमिली के बच्चे को बहुत कम दाम में अच्छी शिक्षा का प्रावधान करने का है। डॉक्टर अकेला भाई उसके साथ-साथ पीएचडी हिंदी में की है नॉर्थ ईस्टर्न हिल यूनिवर्सिटी शिलांग से 2008 में। एमए किया है नॉर्थ ईस्टर्न हिल यूनिवर्सिटी शिलांग से 2001 में। प्रवीण फ्रॉम आसाम राष्ट्रभाषा प्रचार समिति गुवाहाटी से 1988 में। अ, विशारद फ्रॉम आसाम राष्ट्रभाषा प्रचार समिति गुवाहाटी 1986 में और ग्रेजुएशन बीए ऑनर्स फ्रॉम बिहार यूनिवर्सिटी मुजफ्फरपुर से 1984 में किया है। उसके साथ-साथ सर का जो प्रोफ़ेशनल जो करियर रहा है, वो ख़ास करके दूरदर्शन में ऑल इंडिया रेडियो पे जहाँ पर बहुत ज़्यादा टाइम उसने काम किया है और वहाँ पर उसने एज़ ए रिसोर्स पर्सन, कन्वीनर, स्टेज कोऑर्डिनेटर, जज, कंपेयर जैसे इवेंट भी उसने ऑर्गेनाइज़ किए, वर्कशॉप किए हैं, कॉन्फ्रेंस किए, कवि सम्मेलन किए हैं, डांस कॉम्पिटिशन किए हैं और बहुत सारी ऐसी प्रवृत्ति की जिससे हिंदी का बढ़ावा हो और साहित्य और संस्कृति की बात हो। डॉक्टर अकेला भाई ने न्यूज़पेपर और मैगज़ीन में आर्टिकल्स भी लिखे हैं और सबसे अच्छी जो अहम बात है, सर को 50-60 से ज़्यादा अवार्ड के रूप में नवाजा गया है। अलग-अलग फाउंडेशन से, सरकार से उसको अवार्ड्स मिले हैं। तो मैं ज़रूर मानता हूँ कि डॉक्टर अकेला भाई ने एक बहुत अच्छा अचीवमेंट्स किया है और उसने सफल कारकिर्दी रही है। और आज जो हम बात करने वाले हैं, जिसका शीर्षक हमने दिया है, मेघालय का सांस्कृतिक परिचय। ये पहली बार ऐसे विषय पर हम बात करने की कोशिश कर रहे हैं और मैं आप सभी की ओर से विकास के क्षेत्र में काम करने वाले सब बिरादरों की ओर से मैं डॉक्टर अकेला भाई का स्वागत करता हूँ और उनको मैं निवेदन करता हूँ कि हमारे शीर्षक जो हमने रखे उसके बारे में अपनी बात रखें। फिर से आपका स्वागत है और डॉक्टर अकेला भाई। बहुत बहुत धन्यवाद और शुक्रिया। ऑनलाइन हम लोग पहली बार मिल रहे हैं, वैसे ऑफलाइन तो हम लोग मिल चुके हैं। तो और मेरा ये सौभाग्य है कि आपकी संस्था के माध्यम से मेघालय की संस्कृति के बारे में और वहाँ की परंपरा, रीति रिवाज, वहाँ के विषय में जानकारी देने के लिए और अपना अनुभव साझा करने के लिए मैं आपके सहयोगियों के साथ रूबरू हुआ हूँ। मुझे बड़ी खुशी हो रही है, ये मौका, ये अवसर हमें आपने दिया है। तो सबसे पहले तो मैं अपने बारे में थोड़ी सी बात और जोड़ना चाहूंगा कि मैं गुवाहाटी में 5 साल था। गुवाहाटी प्रवेश द्वार है पूर्वोत्तर राज्यों का। पूर्वोत्तर में कुल पहले 7 राज्य हैं जो 7 बहनों के नाम से प्रसिद्ध हैं, 7 सिस्टर्स।
बाद में सिक्किम को भी जोड़ा गया उसमें, और 7 बहनें और 1 भाई बोलते हैं अभी, कि सिक्किम जो है वो उन 7 बहनों का भाई है। तो गुवाहाटी प्रवेश द्वार है नॉर्थ ईस्ट में घुसने का, और गुवाहाटी में मैं 5 साल रहा। वहां भी मैं रेडियो में था, और साथ में एनजीओ के साथ भी, कई एनजीओ के साथ में जुड़ा हुआ था। बाद में 89 से मैं आकाशवाणी शिलोंग में कार्यरत रहा, और 2 साल पहले वहां से मैं रिटायरमेंट लिया। वहाँ हिंदी की बहुत ही खराब स्थिति थी जब मैं वहाँ गया था, आज से 35 साल 40 साल पहले। हिंदी वहाँ 6वीं कक्षा से पढ़ाई शुरू होती है, 8वीं कक्षा तक 3 साल से पढ़ाई थर्ड लैंग्वेज के रूप में पढ़ाई होती है। तो हम लोगों ने हिंदी का प्रचार प्रसार वहाँ शुरू किया, पूर्वोत्तर हिंदी अकादमी के माध्यम से। एक संस्था हमने वहाँ बनाई 1990 में, और उसके बाद से हम लोग उस संस्था के माध्यम से बच्चों को फ्री एजुकेशन देना हिंदी, और उसके अलावा जो पोस्ट ऑफिस में जो कार्यरत लोग थे, जो हिंदी नहीं जानते थे, हिंदी नहीं पढ़ते थे, उनको भी हम लोगों ने हिंदी सिखाया। जितने पोस्टमैन पोस्ट वुमेन लोग थी, उनको हम हिंदी सिखाते थे कि भाई आप इस तरह का कोई एड्रेस आता है बाहर से, तो आप लोग इस तरह से जगह का नाम आप पढ़िए, और जगह के नाम पढ़ने के बाद आप उस जगह तक पहुंचाइए, ताकि हमें भी खुशी मिलेगी कि हिंदी आप लोग पढ़ना सीख रहे। तो हमने 12 साल, लगातार 12 साल तक गुवाहाटी शिलोंग जो जीपीओ है उससे संबंधित जितने पोस्टमैन पोस्ट वोमेन थे, उन लोगों को हमने हिंदी का शिक्षण दिया। फिर कंप्यूटर का जब जमाना आया, कंप्यूटर जब चलने लगा, तो कंप्यूटर की भी नागरी लिपि की शिक्षा हमने दी, और ये सारा काम वॉलेंट्री हुआ, फ्री ऑफ कॉस्ट हुआ, किसी तरह का हम उसमें शुल्क नहीं लेते थे। अब वहां पर जहां तक मेघालय की संस्कृति की बात है, तो हम थोड़ी सी जानकारी देना चाहेंगे। जो हमारा स्क्रिप्ट तैयार है, और इस स्क्रिप्ट के मुताबिक ही हम अपने सुनने वालों से बात करेंगे। बीच में अगर आपको कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं या बातचीत कर सकते हैं, और इस बातचीत के दौरान हम अपना अनुभव ही साझा करेंगे कि वहाँ के लोग कितने सीधे साधे हैं, और कितने ईमानदार हैं, कितने ऑनेस्ट हैं, जिसकी वजह से मैं पूरी जिंदगी वहां पर रहा। इतना अच्छा हमको लगा कि जबकि वहां पर हम लोग जमीन नहीं खरीद सकते हैं, रिटायरमेंट के बाद वहां रहने के लिए हमको भाड़े घर में रहना पड़ेगा, या पेइंग गेस्ट रहना पड़ेगा। ये सब बातें थी, फिर भी मैं वहीं 32 साल मैं वहीं रहा, और 5 साल मैं गुवाहाटी में रहा। तो वो जगह पर्यावरण की दृष्टि से, क्लाइमेट की दृष्टि से, वहाँ के संस्कृति संस्कार, वहाँ के सामाजिक व्यवस्था, ये सब की दृष्टि से मुझे बहुत ही अच्छा लगा, और मैं इतने दिनों तक वहाँ कार्यरत रहा। भारत के प्रत्येक राज्य में सामाजिक ढांचा पिता प्रधान है, जबकि पूर्वोत्तर भारत के एक राज्य मेघालय में मातृ सत्तात्मक समाज है। इस राज्य में खासी समाज की महिलाओं को जो सामाजिक अधिकार मिले हैं, वैसे अधिकार भारत के किसी भी अन्य राज्य का समुदाय की महिलाओं को प्राप्त नहीं है। मेघालय राज्य में मूलतः 3 जनजातियां निवास करती हैं, क्रमशः खासी, जैंतिया, गारो। गारो खासी और जैंतिया समुदाय के मर्द औरतों की शारीरिक बनावट गारो समुदाय के से कुछ भिन्न है। इन तीनों जनजातियों की बोलियां एक दूसरे से भिन्न है। भाषा के आधार पर मेघालय राज्य की स्थापना 21 जनवरी 1972 को हुई थी, तथा इसकी राजधानी शिलोंग बनी। इस क्षेत्र में खासी और जैंतिया जनजाति के लोग अधिक संख्या में हैं, जबकि गारो हिल्स जिले में गारो जनजाति के लोग जबकि गारो जनजाति के लोग गारो हिल्स जिले में बहुलता है उनकी। इस राज्य की प्राकृतिक सुंदरता विश्वव्यापी है। उसी प्रकार यहाँ की महिलाएं भी परिश्रम, सुंदरता, सरलता, सहजता और भोलेपन के लिए प्रसिद्ध है। खासी परिवार की सर्वे सर्वा घर की महिला होती है।
खासी परिवार में सबसे छोटी बेटी को विरासत का सबसे ज्यादा हिस्सा मिलता है और उसी को माता पिता, अविवाहित भाई बहनों और संपत्ति की देखभाल करनी पड़ती है। छोटी बेटी को खड्डो कहा जाता है। वह एक ऐसी व्यक्ति बन जाती है जिसका घर परिवार के हर सदस्य के लिए खुला रहता है। संपत्ति का अधिकार माँ की सबसे छोटी बेटी का होता है। यह इस खड्डों पर निर्भर करता है कि वो अपनी माँ की संपत्ति में से अपने भाई बहनों को दे या ना दे। परंतु आज की परिस्थितियां बदल रही हैं और खड्डो अपने भाई बहनों को भी माँ की संपत्ति में कुछ भाग देना स्वीकार कर रही है। वैसे भाई तो अपने विवाह के बाद ससुराल चला जाता है। यदि भाई का तलाक हो जाता है तब दूसरा विवाह होने तक भाई अपनी माँ और बहन के साथ ही रहता है। यदि उसका अपना घर होता है तो ऐसी परिस्थिति नहीं आती है। आमतौर पर दुनिया भर के समाज पितृसत्तात्मक और पुरुष प्रधान होता है, लेकिन ऐसी जगह भी है जहां महिलाओं को काफी अधिकार और इसके लिए ज्यादा इधर उधर देखने की भी जरूरत नहीं है। यह अनदेखी जगह भारत के मेघालय राज्य में है। खासी समाज में महिलाएं सर्वोपरि होती और उनके निर्णय का सम्मान पुरुषों द्वारा किया जाता है। दहेज या किसी तरह का लेन देन विवाह के समय नहीं होता है, जो इस समाज का सर्वश्रेष्ठ रिवाज है। संतान अपनी माँ की उपाधि अपने नाम के साथ जोड़ती है। कुछ वर्षों पूर्व तक अस्पताल या विद्यालयों में सिर्फ माँ का नाम ही पूछा जाता था, लेकिन अब माँ के नाम के साथ साथ पिता का नाम भी पूछा जाता है। इस राज्य में केंद्र या प्रदेश सरकार के कार्यालयों में अधिकांशतः महिला कर्मचारी के रूप में देखा जा सकता है। इस कारण यहाँ महिलाएं आर्थिक रूप से स्वतंत्र हैं। महिलाओं के लिए पर्दा या मात्र घर के कार्य में लगे रहना अनिवार्य नहीं है। यहाँ प्रेम विवाह का प्रचलन अधिक है। इस कारण दहेज प्रथा का प्रचलन बिल्कुल नहीं। युवतियां अपने पसंद का वर ढूंढने के लिए स्वतंत्र हैं। बच्चों का पालन पोषण पति पत्नी मिलजुल कर करते हैं। क्योंकि यह राज्य ईसाई बहुल राज्य है, अधिकतर शादियां गिरजाघरों में धार्मिक रीति के द्वारा संपन्न कराई जाती है। हर कार्यालय में महिलाओं को देखा जा सकता है और अपने पुरुष साथियों के साथ कंधा से कंधा मिलाकर काम करते हुए पाया जाता है। नृत्य हो या संगीत, रेडियो हो या दूरदर्शन, घर हो या बाजार, मंच हो या सिनेमा, हर क्षेत्र में खासी महिलाएं पुरुषों की अपेक्षा अधिक संख्या में कार्यरत है। अध्ययन अध्यापन के क्षेत्र में भी इनकी बराबरी नहीं। मेघालय की खासी महिलाएं वो हर काम को करती हैं जो अमूमन दुनिया भर के पुरुष करते हैं। यहाँ तक कि इस समुदाय के पुरुषों को शादी के बाद पत्नी के साथ ससुराल में जाकर रहना पड़ता है। वहां पर पुरुष का सारा काम करते हैं, जबकि बाहर के सारे कामों की जिम्मेदारी महिलाओं पर होती है। यहाँ मातृसत्तात्मक प्रथा है। इसके तहत उपनाम यानी सरनेम और संपत्ति माँ की बेटी के नाम के तहत होती है। आमतौर पर बच्चों का नाम पिता से जुड़ा होता है, लेकिन इस समुदाय में ऐसा नहीं है। कहने का अर्थ यह है कि वहां पर जो बच्चे जन्म लेते हैं उनका जो सरनेम होता है वह माँ के सरनेम के साथ रहता है। माँ का सरनेम बच्चे वहां के लेते हैं, पिता का सरनेम उनके नाम के साथ नहीं जुड़ता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि खासी समाज में महिलाओं का स्थान सर्वोपरि है। ग्राम पंचायत से लेकर संसद भवन तक मेघालय की महिलाओं को स्थान मिला है। कुमारी अगाथा सांगमा वर्षों तक ग्रामीण विकास राज्य मंत्री के पद पर शोभायमान रही हैं। शिलोंग की सुश्री अम्परिंग लिंगडो मेघालय सरकार में शिक्षा मंत्री के पद पर आसीन रहकर इस राज्य को शिक्षा के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। मेघालय सरकार में सुश्री रोशन वर्जरी गृह मंत्री के पद पर रहते हुए अपनी राज्य की शांति एवं व्यवस्था को बरकरार रखा। इतना ही नहीं, मेघालय राज्य की महिलाएं अतिरिक्त उपायुक्त, न्यायाधीश, निदेशक, सचिव आदि कई पदों पर विराजमान। कला एवं संस्कृति विभाग के सुश्री मैकडोर सीएम निदेशक पद पर कार्यरत है। इनके निर्देशन में सामाजिक, शैक्षिक
और सांस्कृतिक विकास में अपना योगदान देने वाली इन महिलाओं से देश के अन्य भागों की महिलाओं को शिक्षा लेनी चाहिए। कई खासी खासी महिलाओं ने भाषा के हिंदी राष्ट्रभाषा हिंदी के प्रचार प्रसार में लगी हुई हैं और हिंदी के क्षेत्र में कार्य कर रही हैं। हिंदी में पीएचडी की उपाधि से भी सुशोभित है। लेडी किंग कॉलेज में डॉक्टर जीन एस दखार और सेंट एंथोनीज कॉलेज में डॉक्टर फिल्मिका मारबनियान हिंदी व्याख्याता के पद पर कार्य रहकर हिंदी की सेवा कर रही। आकाशवाणी में श्रीमती साइनी खरपुरी, डॉक्टर जीन कुमारी इलावरी कुरकलांग हिंदी आकस्मिक उद्घोषक के रूप में अपना योगदान दे रही हैं, जबकि श्रीमती लिली खरपरान, श्रीमती शिल्पी पासा, श्रीमती बेनी पासा, श्रीमती नाजिया स्वेर, कुमारी गुलशन शाबोंग आदि कई खासी महिलाओं का योगदान हिंदी शिक्षक के रूप में समाज को मिल रहा है। अधिकांश महिलाएं अपने अपने स्वरोजगार में लगकर अपना जीवन यापन कर रही। श्रीमती नारिमन सडप आकाशवाणी में लगभग 10 वर्षों तक निदेशक के पद पर कार्यरत रही। गत वर्ष 30 नवंबर को उन्होंने अवकाश प्राप्त किया। संप्रति विभिन्न केंद्र सरकार और राज्य सरकार के कार्यालयों में सैकड़ों महिलाओं का योगदान मिल रहा है। मेघालय का प्रमुख अंग्रेजी दैनिक शिलोंग टाइम्स के संपादक के पद पर श्रीमती पैट्रिसिया मुखिम कार्यरत रहते हुए पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना योगदान दे रही हैं। इसी तरह कई खासी महिलाओं का योगदान अखबारों के संवाददाता के रूप में भी मिल रहा है। शिलोंग के अधिकांश विद्यालयों के प्रचार और शिक्षक के रूप में भी खासी महिलाएं कार्यरत हैं। मेघालय की महिलाओं में त्याग है, समर्पण है, पवित्र निष्ठा है, जो एक पुरुष को बरबस अपनी ओर आकर्षित करता है। और इस क्षेत्र के सत्य की शोधक मनोवृत्ति भी है, जो स्वार्थों से हटकर मानवीय कल्याण भाव से जुड़ी चेतना है। बुराइयों के विरुद्ध चुनौती भरा अनुशासन है। करुणा से भरी मानवीय संवेदना है, जो यहाँ आए सैलानियों को मनमुग्ध करता है। यह एक ऐसा राज्य जो अनायास ही सबका ध्यान आकृष्ट करता है। यही कारण है कि इस राज्य में महिलाएं अत्यंत सुरक्षित महसूस करती हैं। विगत 37 वर्षों से हमारा ये अनुभव रहा है, जो कि आज तक हमने ऐसा नहीं देखा कि सड़कों पर चलती हुई महिलाओं को कोई व्यक्ति छेड़छाड़ किया, और ना किसी भी महिला के साथ किसी पुरुष को या किसी महिला को अभद्र व्यवहार या सब कहते हुए या लड़ाई या झगड़ा, किसी तरह का मन भेद हमने नहीं देखा। मैं अपने सुनने वालों से ये निवेदन करना चाहूंगा कि अगर बीच में कोई आपका सवाल हो मेघालय के बारे में, या हमारा जो कार्य क्षेत्र था उससे संबंधित कोई प्रश्न आए मन में, तो आप हमसे पूछ सकते हैं। हमें खुशी होगी उसका उत्तर देने में। मैं एक बार फिर बताना चाहूंगा कि मैं आकाशवाणी में जुड़ा रहा। शिलोंग में काफी दिनों तक मैंने 3 दशक से ज्यादा काम किया। उसके साथ साथ पूर्वोत्तर हिंदी अकादमी का भी संचालन किया, और हमारा लेखन कार्य भी होता रहा हिंदी के क्षेत्र में। हिंदी का प्रचार प्रसार भी मैं पूर्वोत्तर भारत के 7 राज्यों में, बल्कि 8 राज्यों में हमने किया, मणिपुर को छोड़कर। मणिपुर के अलावा जो 7 राज्य हैं पूर्वोत्तर भारत के, उन सभी राज्यों में मैं हिंदी के कई कार्यक्रम हमने किए, कार्यशाला, सेमिनार, समर स्कूल, इस तरह से कई भी गोष्ठियां बच्चों के लिए, बड़ों के लिए। नन हिंदीतर जो प्रदेश है, वो पूरा राज्य, पूरा पूर्वोत्तर भारत ही हिंदीतर प्रदेश है, जहाँ पर हिंदी 3rd लैंग्वेज के रूप में पढ़ाई जाती है। तो वहां पर हमने हिंदी का प्रचार प्रसार किया। तो इससे हमारे कार्य के से संबंधित कोई प्रश्न हो आपके मन में, तो आप हमसे पूछ सकते हैं। भारत के प्रत्येक राज्य में जो आज हम ऐसे प्रदेश की बात कर रहे हैं जहां मातृ वंशीय प्रणाली चलती है और महिलाओं को उच्च दर्जा दिया जाता है। सारी संपत्ति, जैसे कि मैं बता चुका हूं, कि छोटी बेटी को मिलती है। इसके साथ ही यह राज्य अपनी सुंदरता और कला और संस्कृति के लिए जाना जाता है। वर्षा के लिए यह राज्य
विश्व प्रसिद्ध है। चेरापूंजी का आप लोग नाम सुनते होंगे। शिलोंग जो मेघालय राज्य का मुख्यालय है, राजधानी है, वहां से लगभग 60 किलोमीटर दूर चेरापूंजी है और 80 किलोमीटर दूर मौसिनराम है। मौसिनराम को इस धरती का सबसे भीगा जगह कहते हैं, वेटेस्ट प्लेस। पृथ्वी का वो सबसे भीगा हुआ, सबसे अधिक वर्षा होने का उस जगह को ये प्राप्त है कि वहां पर मौसिनराम में सबसे अधिक वर्षा होती है और कभी कभी चेरापूंजी में अधिक वर्षा होती है और कभी मौसिनराम में। ये दोनों जगह मेघालय में स्थित है। मेघालय की राजधानी शिलोंग है, जिसको पूर्व का स्कॉटलैंड लैंड भी कहा जाता है। पूर्व का स्कॉटलैंड भी कहा जाता है। मेघालय को बादलों का घर भी कहा जाता है। मेघालय पहले असम राज्य का हिस्सा था। बाद में 21 जनवरी 1972 को असम के खासी, गारो और जैंतिया पर्वतीय जिलों को काटकर नया राज्य मेघालय बनाया गया। मेघालय की आधिकारिक भाषा अंग्रेजी है। इसके अलावा अन्य मुख्यतः बोली जाने वाली भाषाओं में खासी, गारो, पनार, हाजोंग और बंगला। इसके अलावा यहाँ हिंदी भी कुछ जगह बोली और समझी जाती है। इसके बोलने वाले ज्यादातर लोग शिलोंग में मिलते हैं। हिंदी बोलने वाले ज्यादातर लोग शिलोंग में मिलते हैं। मेघालय की कला संस्कृति के बारे में जानने के लिए हम आगे बढ़ते हैं। मेघालय के अधिकांश लोग और प्रधान जनजातीय मातृवंशीय प्रणाली का अनुसरण करते हैं, जहां विरासत और वंश महिलाओं के साथ चलता है। कनिष्ठम पुत्री यानी सबसे छोटी पुत्री को ये सारी संपत्ति मिलती है और वही बुजुर्ग माता पिता और किसी भी अविवाहित भाई बहन की देखभाल भी करती है। कुछ मामलों में जहां परिवार में कोई बेटी नहीं है या अन्य कारणों से माता पिता किसी और बेटी को नामांकित कर सकते हैं, जैसे कि अपनी पुत्र वधू को और घर के उत्तराधिकारी को या अन्य सभी संपत्तियों का अधिकार उसे ही मिलता है। खासी और जैंतिया जनजाति के सभी लोग पारंपरिक मातृवंशीय प्रणाली का पालन करते हैं, जिनमें खून बोलते हैं, जो अपने से जो जन्म लेते हैं उसको खून, लोग ऐसे ही करते हैं, मेरा खून मतलब मेरा बेटा है या मेरी बेटी है, अपने बेटे बेटी को लोग बोलचाल में खून बोलते हैं। घर की सारी संपत्ति की उत्तराधिकारी एवं वृद्ध माता पिता की देखभाल की उत्तरदायी होती है। हालांकि पुरुष वर्ग, विशेषकर मामा, इस संपत्ति पर परोक्ष रूप से पकड़ बनाए रहते हैं, क्योंकि वे इस संपत्ति के फेरबदल, क्रय विक्रय आदि के संबंध में लिए जाने वाले महत्वपूर्ण निर्णयों में सम्मिलित होते हैं। परिवार में कोई पुत्री न होने की स्थिति में खासी और जैंतिया को सिंगटिंग भी कहते हैं। ये इनमें एक अलग रिवाज होता है, जिसमें परिवार किसी अन्य परिवार की कन्या को दत्तक बनाकर अपना लेता है और इस तरह परिवार की मुखिया वह बन जाती है। इस अवसर पर पूरे समुदाय में धार्मिक अनुष्ठान होते हैं और उत्सव मनाया जाता है। गारो वंश प्रणाली में सबसे छोटी पुत्री को स्वतः रूप से परिवार की संपत्ति विरासत के रूप में मिलती है। यदि एक और पुत्री का नाम माता पिता द्वारा नहीं निर्धारित किया जाता है तो इसके बाद उसे नोकोना अर्थात घर के लिए नामित किया जाता है। यदि किसी परिवार में कोई बेटियां नहीं है तो चुनी हुई पुत्रवधू को बुहारी कहते हैं, या एक दत्तक पुत्री के घर में रखते हैं और उसे गृह संपत्ति मिल जाती है। मेघालय में विश्व की सबसे बड़ी जीवित मातृवंशीय संस्कृति प्रचलन में है। पारंपरिक राजनीतिक संस्थान है। तीनों प्रधान जनजातियां, खासी, गारो एवं जनजातीय समुदायों के अपने अपने पारंपरिक राजनीतिक संस्थान हैं, जो सैकड़ों वर्षों से चलते आ रहे हैं। ये राजनीतिक संस्थान गांव स्तर, कबीले स्तर और राज्य स्तर जैसे विभिन्न स्तरों पर काफी विकसित कार्यरत है। खासियों की पारंपरिक राजनीतिक प्रणाली में प्रत्येक कुल या वंश की अपनी स्वयं परिषद होती है, जिसे दरबार पुर कहते हैं और यह वंश की मुखिया की अध्यक्षता में संचालित होती है। यह परिषद या दरबार वंश के आंतरिक मामलों की देखरेख करती है। इसी प्रकार
प्रत्येक ग्राम की एक स्थानीय सभा होती है जिसे दरबार सोम कहते हैं, दरबार सोम और अर्थात ग्राम परिषद। इसका संचालन भी ग्राम मुखिया, जिसको वहां पर गांव बूढ़ा भी कहा जाता है वहां की भाषा में, यहाँ की भाषा में, या हेडमैन कहते हैं, इंग्लिश में इसको हेडमैन कहते हैं और खासी में या हिंदी में गांव बूढ़ा कहते हैं। अंतर ग्राम मुद्दों पर निकटवर्ती ग्राम के लोगों से गठित एक राजनीतिक इकाई निर्णय लेती है। स्थानीय राजनीतिक इकाइयां रेड्स कहलाती है और ये सर्वोच्च राजनीतिक संस्थान सीएमशिप के अधीन, सीएम राजा को पहले कहा जाता था, अभी भी सीएमशिप यानी राजा के अधीन कार्य करती है। ये सीएमशिप बहुत सी रेड्स का संघ होती है और इनका सीएम यानी राजा के नाम से जाना जाने वाला एक निर्वाचित प्रमुख होता है। सीएम के एक निर्वाचित राज्य विधानसभा के माध्यम से खासी राज्य पर शासन करते हैं, जिसे दरबार हिमा के नाम से जाना। सीएम के पास उनके मंत्रियों की से गठित एक मंत्रिमंडल होता है, जिसकी राय व सलाह से वह अपने कार्यपालक का उत्तरदायित्व पूर्ण करता है। इनके राज्य में कर एवं चुंगिया भी उसूली जाती है और करों को पिनसुक तथा टोल को क्रोंग कहा जाता है। क्रोंग राज्य का प्रधान आय स्रोत हुआ करती है। 20वीं शताब्दी के आरंभ में राजा डफोर सिंह यहाँ का सीएम हुआ करते थे। जैंतिया लोगों में भी त्रिस्तरीय राजनीतिक प्रणाली है, जो खासी लोगों के लगभग समान ही होती है और इसमें भी रेड्स और सीएम हुआ करते हैं। रेड्स की अध्यक्षता डोलोइस करते हैं, जो रेड्स स्तर पर कार्यपालक एवं रीति रिवाजों के साथ देख रेख किया जाता है। प्रत्येक निर्वाचित स्तर की अपनी परिषद या दरबार हुआ करते हैं। गारो समूह परंपरागत राजनीतिक प्रणाली में गारो ग्रामों के एक समूह का एक राजा हुआ करता है, जिसे एक किंग कहते हैं। एक किंग निकमाज के अधीन कार्य करता है। यह निकमा गारो लोगों की एकमात्र राजनीतिक एवं प्रशासनिक अधिकारी होता है और यहाँ सब न्यायिक और विधायी कार्य भी किया जाता है। ये विभिन्न नोकमाज विभिन्न एकिंग्स के मुद्दों को सुलझाने में हेतु मूल कर कार्य किया करते हैं, मिलकर काम करते हैं वो लोग। गारो लोगों के बीच कोई सुव्यवस्थित परिषद या दरबार नहीं हुआ करते। अब यहाँ के कुछ उत्सव और त्योहार के बारे में हम जानकारी देना चाहेंगे। मेघालय में खासी नृत्य, जो आप बैकग्राउंड में अभी देख रहे हैं, ये खासी नृत्य का ही चित्र है। खासी नृत्य जीवन की संस्कृति का मुख्य रिवाज है, राइट्स ऑफ पैसेज का एक भाग भी है। नृत्यों का आयोजन स्नोम, रेड्स और हिमा में किया जाता है। इसके उत्सवों में से कुछ हैं शतसुख मनसियम, तापोम ब्लांग, नोंग्रेम, तासाद स्टैंगबियांग, तासाद कांजो खास्केन, काबाम खानास्नोंग, उमसांग नोंग खराई और सात वे सियर। ये वहाँ के पारंपरिक नृत्य हैं जो समय समय पर आयोजित किए जाते हैं। जैसे आप हमारे पीछे देख रहे हैं, ये खासी नृत्य का एक दृश्य है। जयंतिया समुदाय का भी कुछ नृत्य है। जैसे जयंतिया हिल्स के लोगों के उत्सव अन्य जनजातियों की ही भांति अन्य जनजातियों की भांति उनके जीवन व संस्कृति का अभिन्न अंग है। ये प्रकृति और अपने लोगों के बीच संतुलन एवं एकजुटता को मानते हैं। जनजातीय लोगों के उत्सवों में से कुछ हैं वेडिंग खलाम, लाहौर डांस और बुआई का त्योहार। गारो, जो तीसरी जनजाति है वो है गारो। गारो लोगों के लिए उत्सव और उनके सांस्कृतिक विरासत का भाग है। ये अपने धार्मिक अवसरों, प्रकृति और मौसम तथा साथ ही सामुदायिक घटनाएं जैसे झूम कृषि अवसरों को मनाते हैं। गारो समुदाय के प्रमुख त्योहारों में डेनबेल्सिया, वांगला, रोंगचू, गाला, माई अमुआ, इस तरह से कई नृत्य आयोजित किए जाते हैं। हाजोंग एक जाति है वो, जिसमें हाजोंग लोग अपने पारंपरिक त्योहारों के साथ साथ हिंदू त्योहार मनाते हैं। गारो पर्वत की पूरी समतल भूमि में हाजोंग लोगों का निवास है। ये कृषक जनजाति हैं। इनके प्रमुख पारंपरिक उत्सव में पुत्सने, विस्वे, काटिगासा, वास्तु पूजे और
चोर मंगा आते हैं। बियाट बियाट भी एक जनजाति है वहाँ की। बियाट लोगों की प्रकार त्योहार और उत्सव होते हैं। निडलिंगकुट, पमचारकुट, लेबांगकुट, इस तरह से कई त्योहार हैं। हालांकि अपने भूतकाल की भांति अब ये नडिलिंगकुट के अलावा इनमें से कोई त्योहार अब नहीं मनाते हैं। हर वर्ष जनवरी के माह में आता है ये त्योहार लिलनिंगकुट, और तब से ये लोग सभी लोग गायन, नृत्य, पारंपरिक खेल का आयोजन इस अवसर पर करते हैं। इनका पुजारी थियांगपू चुइंग पठियान नामक देवता की अर्चना करके उसमें खुशहाली एवं समृद्धि को इनके जीवन के हर पहलू में भर देने की प्रार्थना करते हैं। दक्षिण मेघालय में एक जगह है जो पहले मैं बता रहा था, मौसिनराम। मौसिनराम वर्षा के लिए प्रसिद्ध है। कभी कभी चेरापूंजी से भी अधिक वर्षा मौसिनराम में होती है। तो मौसिनराम में कई गुफाएं हैं, और वहां पर मौसिनराम एरिया में 2 JNV जवाहर नवोदय विद्यालय भी है, एक मौसिनराम में और एक मौफलंग में। दोनों आसपास 40 किलोमीटर की दूरी है, और शिलोंग से ये जगह मौसिनराम 80 किलोमीटर है। वहां पर एक गुफा की छत से टपकते हुए जल में मिले चूने के जमाव से प्राकृतिक एक बिंब बना हुआ है। 13वीं शताब्दी से चली आ रही मान्यता के अनुसार यह हाटकेश्वर नामक शिवलिंग जयंतिया पर्वत की गुफा में रानी सिंगा के समय से चला आ रहा है। वहां पर एक शिवलिंग है, जो नीचे शिवलिंग है और वो एक गुफा है, और गुफा से पानी शिवलिंग जैसा वहां पर बना हुआ है। वो कुदरती है, प्राकृतिक है। और वहां पर जो हिंदू धर्म की मान्यता करते हैं, हिंदू धर्म को जो मानते हैं, प्लेन एरिया के जो लोग जाते हैं वहां दर्शन के लिए भी जाते हैं। और वहां पर हम देखते हैं कि पानी बराबर गिरते रहता है 24 महीने। और उससे दूर एक जाकरेम जगह है, जहां पर गर्म पानी भी, उसको हिंदी में गर्म पानी भी बोलते हैं, कि वो गर्म पानी जगह है। तो उसमें वो भाप निकलता हुआ पानी निकलता है नीचे से। और ऐसी मान्यता है कि किसी व्यक्ति को अगर चर्म रोग है और उस उबलते हुए पानी, खौलते हुए पानी में और ठंडा पानी मिलाकर, वहां नीचे नदी बहती है, वो जो खौलता हुआ पानी जब निकलता है वहां से, तो वो पानी नदी में चला जाता है। तो नदी में जाने के बाद जो पानी ठंडा हो जाता है, तो जो लोग वहां नहाते हैं तो उतना गर्म पानी से वो लोग नहीं नहा सकते हैं, इसलिए वो नदी से पानी कुछ निकाल के उस गर्म पानी के साथ मिक्स करते हैं और उससे वो लोग नहाते हैं। ये जैसी कि मान्यता है कि वहां पर जो किसी को चर्म रोग अगर है, तुलसी फोड़ा वगैरह होता है, तो उस पानी से अगर वो स्नान करेगा तो उसकी वो बीमारी दूर हो जाती है। और वो पहाड़ी इलाका है, लेकिन जहां पर वो पानी निकलता है वह दृश्य देखने लायक। पानी ऐसा लगता है कि वो नीचे फव्वारा है, और उसमें वो फूट कर पहाड़ को तोड़ कर, पत्थर को तोड़ करके वो पानी निकलता है, फव्वारा ऊपर तक हो जाता है, और उसमें से भाप निकलता है। इतना गर्म पानी निकलता है कि भाप निकलता है, उसको आप छू नहीं सकते हैं और उससे नहा भी नहीं सकते। फिर उसको वो लोग टैंक में एक रखते हैं, बहुत बड़ा वहां टैंक बना हुआ है, और उसमें कई नलके लगे हुए हैं नहाने के लिए। बाथरूम बने हुए हैं, बाथरूम बनाया गया है, और दूर दूर से लोग उस जगह को देखने के लिए और वहां स्नान करने के लिए लोग आते हैं। वहां बाल्टी वगैरह अपना घर से लोग ले जाते हैं, बाल्टी वहां है भी। और एक वो पर्यटक के लिए काफी अच्छा सुंदर जगह है, जो मौफलंग से लगभग 40 किलोमीटर दूर है, और मौफलंग 28 किलोमीटर दूर है, 22 किलोमीटर दूर है शिलोंग से, शिलोंग मेन शहर से। तो वो देखने के लिए काफी अच्छा जगह है। और इस तरह की मान्यता जो है, और उससे जब दूसरी तरफ हम जाते हैं लगभग 40 किलोमीटर दूर, जहाँ मोहसिन राम है, और मोहसिन राम में जवाहर नवोदय विद्यालय की स्थापना भी है। और मोहसिन राम मौफलंग डिवीजन के अंतर्गत आता है, लेकिन ईस्ट खासी हिल जिला ही है। तो जयंतिया जनजाति के दसियों हजारों सदस्य प्रत्येक वर्ष यहाँ हिंदू त्योहार शिवरात्रि के रूप में भाग लाते हैं, और जोर शोर से शिवरात्रि का त्योहार इस मौसम राम में मनाया जाता है। मेघालय में एक जड़ वृक्ष है, जो आप रबर प्लांट देखते हैं। यहाँ रबर प्लांट के शौकीन बहुत लोग हैं, और रबर प्लांट, वहां पर बड़े बड़े रबर प्लांट हैं। बीच में एक झरना है, और दोनों तरफ रबर प्लांट है। उसमें जो जड़ है, उस जड़ से वहां
दो जगह ऐसे पुल हैं, पुल कह सकते हैं आप, ब्रिज कह सकते हैं उसको, जो इस पार से दूसरे पार जाने के लिए उन वो जो जड़े हैं उससे वहां ब्रिज बने हुए हैं। एक तो डबल डबल डेकर ब्रिज है और एक है सिंगल डेकर, एक नीचे एक ही रास्ता है। और एक जो जगह है जहां पर बहुत कम लोग जाते हैं उसमें दो ब्रिज है, एक ऊपर है एक नीचे है, जो जड़ आपस में वो लिपट करके प्राकृतिक रूप से बनाया नहीं है। पूरा रबर प्लांट के और भी जंगली जो दरख्त हैं उनसे वहां पर बना हुआ है, काफी अच्छा देखने के लिए। और उसी के बगल में वहां पर एक क्लीनेस्ट विलेज ऑफ ईस्ट है, जो काफी कहते हैं कि ये इससे साफ सुथरी जगह कोई नहीं है, उसको अवार्ड वगैरह भी उस जगह को मिलता है, क्लीनेस्ट विलेज। वहां भी लोग जाते हैं देखने के लिए। यह फाइकस इलास्टिका भारतीय रबर वृक्ष, ये हवाई जड़ों को धीरे धीरे जोड़कर सेतु तैयार किए जाते हैं। ऐसे सेतु मोहसिन राम की घाटी के पूर्व में पूर्वी खासी हिल्स के क्षेत्र में एवं पूर्वी जयंतिया हिल्स जिले में भी मिल जाते हैं। इसका निर्माण खासी एवं जयंतिया जनजातियों द्वारा किया जाता रहा है। ऐसे सेतु शिलोंग के पठार के दक्षिणी सीमा के साथ लगी हुई पहाड़ी भूमि पर भी मिल जाते हैं। हालांकि ऐसी सांस्कृतिक धरोहरों में से बहुत से ऐसे सेतु अब ध्वंस हो चुके हैं, जो भूस्खलन या बाढ़ की भेंट चढ़ गए, या उनका स्थान अधिक मजबूत आधुनिक स्टील सेतुओं ने ले लिया है। मेघालय की कला और संस्कृति में सबसे पहले हम आधुनिक इतिहास के बारे में जानेंगे। मेघालय का गठन असम राज्य के दो बड़े जिलों संयुक्त खासी हिल्स और जयंतिया हिल्स को असम से अलग कर 21 जनवरी 1972 को किया गया था, और इसे पूर्ण राज्य दर्जा देने से पूर्व 1970 में अर्ध स्वायत्त दर्जा दिया गया था इस राज्य को। 19वीं शताब्दी में ब्रिटिश राज्य के अधीन आने से पहले गारो, खासी और जयंतिया जनजातियों के अपने अपने राज्य हुआ करते थे। कालांतर में 16 अक्टूबर 1905 में लॉर्ड कर्जन द्वारा बंगाल के विभाजन होने के बाद मेघालय को पूर्वी बंगाल एवं असम का भाग्य बनाया गया। हालांकि इस विभाजन को 1912 में वापस पलट दिए जाने पर मेघालय को असम का भाग बनाया गया। 3 जनवरी 1921 को भारत सरकार के 1919 के अधिनियम की धारा 52A के अनुसार गवर्नर जनरल इन काउंसिल ने मेघालय के खासी राज्य के अलावा अन्य सभी क्षेत्रों को पिछड़ा क्षेत्र घोषित कर दिया। इसके बाद अंग्रेजों ने भारत सरकार के अधिनियम 1935 के तहत इसे अधिनियमित किया। अंग्रेजों ने 1935 में तत्कालीन मेघालय को असम का हिस्सा बना दिया। तब इस क्षेत्र को ब्रिटिश राज्य में एक संधि के तहत अर्ध स्वतंत्र दर्जा मिला हुआ था। 1960 में एक पृथक पर्वतीय राज्य की मांग उठने लगी। 1969 के असम पुनर्गठन अधिनियम के तहत मेघालय को स्वायत्त राज्य बना दिया गया। यह अधिनियम 2 अप्रैल 1970 को प्रभाव में आया और इस तरह असम से मेघालय का एक अलग राज्य के रूप में जन्म हुआ। 21 जनवरी 1972 को मेघालय को पूर्ण राज्य का दर्जा मिला। मेघालय की कला और संस्कृति में हम इतिहास के बाद अब भूगोल पर आ पहुंचे हैं। 2016 के अनुसार यहाँ की जनसंख्या 32,11,474 है एवं मेघालय का विस्तार 220 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र तक है, जिसकी लंबाई से चौड़ाई अनुपात 3:1 है। राज्य का दक्षिणी छोर मैमनसिंह एवं सिलहट बांग्लादेश से लगता है, पश्चिमी और रंगपुर बांग्लादेशी भाग है तथा उत्तर एवं पूर्वी भाग भारतीय राज्य असम से घिरा हुआ है। यह भारत का पर्वतीय एवं सर्वाधिक वर्षा वाला राज्य है। मेघालय शब्द का अर्थ मेघों का गृह है। ऊपर लाइटमाउथ सियांग भूभाग कोहरे और मेघों में लिपटा हुआ दिखाई देता है। मेघालय पूर्वोत्तर भारत की 7 बहनों में से एक है। मेघालय में घाटियों और पठारों तथा ऊंची नीची भूमि वाला क्षेत्र है। यहाँ पर प्राकृतिक संपदा की बड़ी मात्रा में उपलब्ध है, जिसमें कोयला, चूना पत्थर, यूरेनियम जैसे बहुमूल्य
खनिजों का भंडार है। मेघालय में बहुत सी नदियां भी मौजूद हैं, जिनमें गारो पर्वतीय क्षेत्र की कुछ महत्वपूर्ण नदियां हैं: गनोल, तारिंग, सांडा, वाट्रा, दरेंग, सिमसांग, निताई और बुकाई। पठार से पूर्वी जैंतिया एवं मध्य भागों खासी, मेखरी, दिगारू, उमियम, किन्सी, माओपा, उम्रगोट आदि नदियां प्रमुख हैं। दक्षिणी खासी पर्वतीय क्षेत्र में इन नदियों द्वारा गहरी गार्ज रूपी घाटियों एवं ढेरों नैसर्गिक जल प्रपात बन गए हैं। मेघालय में जैसे धर्म की अगर हम चर्चा करें तो मेघालय में जनजातियों के अनुसार धर्मों की विविधता पाई जाती है। धर्म मेघालय की कला और संस्कृति का अहम हिस्सा है, जिसमें ईसाई अधिकतर है। यहाँ की लगभग 75% जनसंख्या ईसाई धर्म का पालन करती है, जिनमें प्रेस्बिटेरियन, बैप्टिस्ट, कैथोलिक प्रमुख है। मेघालय में वहाँ के लोगों का धर्म उनकी जाति से निकटता का संबंध रखता है। गारो जनजाति के 90% और खासी जनजाति के लगभग 80% लोग ईसाई धर्म का पालन करते हैं, जबकि हाजोंग जनजाति के 98% से अधिक और पूज के 97% और राभा जनजातियों के 94% लोग हिंदू धर्म का पालन करते हैं। दूर दराज के इलाकों में रहने वाले कुछ लोग सेंगसोरेक धर्म का भी अनुसरण करते हैं। मेघालय की कला और संस्कृति ये अंग्रेजी राज्य की आधिकारिक भाषा होने के साथ ही सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा भी है। इसके अलावा यहाँ की प्रसिद्ध भाषाएं खासी और गारो हैं। खासी अष्टो एशियाई भाषाओं के मोन खमेर परिवार की एक भाषा है। 2001 की भारतीय जनगणना के अनुसार खासी भाषा को बोलने वाले 11,28,575 लोग मेघालय में रहते हैं। खासी भाषा के बहुत से शब्द इंडो आर्य भाषाओं से लिए गए हैं। इसके अलावा खासी भाषा की अपनी कोई लिपि मौजूद नहीं है। पहले खासी भाषा बांग्ला लिपि में लिखी जाती थी, बाद में अभी रोमन लिपि में लिखी जाती है। गारो भाषा तथा तिब्बती बर्मी भाषा परिवार के निकट का संबंध है। गारो भाषा अधिकांश जनसंख्या द्वारा राज्य में बोली जाती है, लेकिन आज के संदर्भ में हम ये कह सकते हैं कि वहाँ की संपर्क भाषा जो शिलोंग मुख्य जो शहर है यहाँ का, जैसे तुरा हो गया, नंको हो गया, चेरापूंजी हो गया, कुछ मुख्य शहर जो है जहाँ पर सैलानियों का आना जाना, जहाँ पर पर्यटक बराबर आते जाते रहते हैं, वहां पर अब पिछले जो 3 दशक के बाद आज हम देखते हैं तो हिंदी लोग बाजार हिंदी उसको बोलते हैं या मेघालय हिंदी बोलते हैं। हिंदी लोग बोलने लगे हैं और संपर्क भाषा के रूप में हिंदी को स्थापित किया जा सकता है। वहां पर एक बड़ा बाजार है जहाँ पर हर तरह की चीजें मिलती हैं। वहाँ गांव से सब्जियां लाई जाती है और वहाँ पर लोग बिक्री करते हैं। वहाँ पर टूटी फूटी हिंदी लोग बोलते हैं। और जो बाहर से जो लोग आते हैं, जो वहाँ पर मारवाड़ी समाज के लोग हैं या जैन समाज के लोग हैं या बंगाली समाज के जो लोग हैं, वे लोग खासी उन्हें सीखना पड़ता है और वो लोग खासी में भी बात करते हैं अपने व्यवसाय को आगे बढ़ाने के लिए। मेघालय की वेशभूषा, मेघालय की कला और संस्कृति में हम मेघालय की वेशभूषा के बारे में ये कह सकते हैं कि हर राज्य की वेशभूषा, संस्कृति, पहचान अलग अलग होती है। मेघालय की भी अपनी जनजाति की अलग अलग वेशभूषा है और इसकी विविधता को, भारत की विविधता को दर्शाती है। मेघालय के लोगों के पहनावे में एक सादगी नजर आती है। मेघालय की महिलाओं के पारंपरिक पहनावे को जेनसिम कहते हैं। जेनसिम ये तस्वीर में आप देख रहे हैं कि जैंतिया के लोग इसको पहनते हैं या खासी लोग पहनते हैं। इसमें एक कपड़ा नीचे लपेटे हुआ होता है और एक कपड़ा ऊपर में रहता है। आप देख सकते हैं इसमें 2 तरह का, ऊपर में ब्लाउज भी है। तो ये पहनावे को हम जेनसिम जेनसिम कहते हैं। इनके द्वारा पहने जाने वाला कपड़ा बिना सिला हुआ होता है और जो शरीर के चारों ओर से लपेटा जाता है। इनका पहनावा रेशम का बना होता है। इनकी सुंदरता में ये बढ़ावा करता है। और आप देख रहे हैं जैसे कि खासी महिलाएं किस तरह से जेवर आप कह सकते हैं, आभूषण कह सकते हैं, इनकी आभूषण किस तरह से है, पोशाक इनका कैसा है। मेघालय की गारो जनजातियों का पहनावा जगह के अनुसार अलग अलग होता है, जो इनकी विविधता को बढ़ावा देता है। गांव में रहने वाले गारो जनजाति की महिलाएं इकिंग पहनती हैं
यह कमर के चारों ओर पहना जाने वाला छोटा सा कपड़ा होता है। गारो जनजाति के लोग भीड़ भाड़ में लंबे कपड़े पहनते हैं। गारो जनजाति की महिला ब्लाउज के साथ साथ लुंगी भी पहने हुए होती है, जिसे डाकमंडा के नाम से जाना जाता है। जबकि गारो के जो पुरुष है उनका वेशभूषा अलग होता है और उसे लंगोट, जैसे प्लेन एरिया में, भारत के प्लेन एरिया में, समतल एरिया में धोती जो लोग पहनते हैं, उस तरह के उनका पोशाक होता है। खासी जनजाति के पुरुष कमर के चारों ओर कपड़ा पहनते हैं और इस कपड़े का महत्व बहुत होता है और उसमें पगड़ी भी एक होती है, पगड़ी भी बांधते हैं ये लोग, सर पर पगड़ी बांधते हैं लोग। और जहां तक त्योहारों की बात अगर हम करें तो उसमें खासी में लोग का जीवन, संस्कृति और मेघालय की कला संस्कृति का मुख्य हिस्सा है। नृत्यों में जो हर गांव में या शहर में जो नृत्य होता है, ये भी काफी महत्वपूर्ण होता है और इसमें पूरे लोग मिलते हैं, पुरुष महिला जो भी घर में होते हैं वे लोग इस नृत्य में भाग लेते हैं। जयंतिया हिल्स के लोगों में उत्सव उनके जीवन और संस्कृति का अभिन्न हिस्सा है। ये प्रकृति और अपने लोगों के बीच संतुलन एवं एकजुटता दिखाते हैं। जयंतिया लोगों के उत्सव में बेडिंग क्लाब, लाहौर नृत्य और बुआई का त्योहार आदि शामिल है। गारो लोगों के लिए उत्सव और उनके सांस्कृतिक विरासत को जिंदा रखने का तरीका है। गारो धार्मिक अवसरों, प्रकृति और मौसम तथा साथ ही सामुदायिक घटनाएं जैसे झूम, कृषि अवसरों के उत्सव मनाते हैं। गारो समुदाय के मुख्य फेस्टिवल में डेन, बिलसिया, वांगला, रोंगचुक गाला, ये सब उनके मुख्य उत्सव हैं। हाजोंग में भी उनके पारंपरिक त्योहार जो हिंदू धर्म में मनाए जाते हैं, उस तरह का वो हाजोंग लोग भी, यहाँ की जो जनजाति है वो लोग इनके त्योहारों को मनाते हैं। बियाट एक जनजाति है, वो लोग भी कुछ त्योहार उनके निलिंगकुट, पमचारकुट, इस तरह से उनके भी कुछ त्योहार वो लोग अपने स्वयं मनाते हैं। अगर हम भूगोल की बात थोड़ी सी करें तो मेघालय में सड़क जाल की लंबाई 7,633 किलोमीटर तक है, जिसमें 3,691 किलोमीटर तारकोल की सड़क है और शेष 3,942 किलोमीटर तक सड़क रोडी की है। मेघालय असम में सिलचर, मिजोरम में आइजोल और त्रिपुरा में अगरतला के राष्ट्रीय राजमार्गों से अच्छी तरह जुड़ा हुआ है। अगर असम में सिलचर वगैरह लोग जाते हैं या आइजोल जाते हैं, तो अगर आप प्रवेश द्वार गुवाहाटी आएंगे तो गुवाहाटी से आपको शिलोंग होकर मेघालय होते हुए ही जाना पड़ेगा। नॉर्थ ईस्ट के जो 2-3 जो राज्य हैं, जैसे अगर आप अगरतला जाते हैं तो शिलोंग होकर जाना पड़ेगा, मणिपुर जाते हैं तो शिलोंग होकर आपको जाना पड़ेगा, अगर आप त्रिपुरा अगरतला ये सब जाते हैं तो आपको अगरतला होकर जाना पड़ेगा। नागालैंड जाने के लिए आपको असम होकर जाना पड़ेगा। जैसे दीमापुर आप जाएंगे, दीमापुर से आपको नागालैंड में, दीमापुर नागालैंड के अंदर ही पड़ता है और वहां से आप जहां भी जाना है, कोहिमा जाना है तो आप जाइए, या दीमापुर में जो भी जगह जाना है आप जा सकते हैं। शिलोंग मेघालय के सभी नगरों, पूर्वोत्तर के सभी राजधानियों एवं असम के शहरों से जुड़ा हुआ है। वायु मार्ग से मेघालय की राजधानी शिलोंग में हवाई अड्डा रोई में है, लेकिन हवाई जहाज बहुत कम संख्या में अभी वहां पर लैंड होते हैं। यह शिलोंग से 30 किलोमीटर की दूरी पर है, उमरोई, और शिलोंग गुवाहाटी शिलोंग राजमार्ग पर यह स्थित है। एयर इंडिया अपनी उड़ान शिलोंग हवाई अड्डा कोलकाता से प्रतिदिन भरता है, लेकिन इसकी ज्यादातर उड़ानों को हम सुनते हैं कि कैंसिल हो जाता है, क्योंकि वहां जाने वालों की संख्या कम होती है। तो अगर आप हेलीकॉप्टर से या इस तरह से जाते हैं तो पहले आप पता लगा लिया करें अच्छी तरह से कि वहाँ की जो उड़ान है कलकत्ता शिलोंग की वो कैसा है, और उसका कुछ रिव्यू अगर आप देख लें इंटरनेट पर तो ज्यादा सुविधा होगी आपको। बाकी असम में अन्य हवाई अड्डों में बोरझार गुवाहाटी है, जो शिलोंग से 132 किलोमीटर है। जो आप बोरझार जो हवाई अड्डा है, जो गुवाहाटी से 32 किलोमीटर है और शिलोंग से 130 किलोमीटर होगा, हाईवे से आप जा सकते हैं। रेल मार्ग के लिए आपको रेल मार्ग शिलोंग में नहीं, आपको गुवाहाटी जाना होगा और गुवाहाटी से आप
को 4 व्हीलर से जाना होगा, रो सड़क मार्ग से ही जाना होगा, चाहे तो आप सोमो से जाइए या या आप छोटी गाड़ी से, हर तरह की गाड़ियां स्टेशन के पास ही मिल जाती हैं। हम संक्षिप्त में यह कह सकते हैं कि मेघालय राज्य पर्वतों, पठारी, ऊंची नीची भूमि, कोहरे व धुंध से भरे इलाकों का नैसर्गिक दृश्यों आदि के लिए जाना जाता है। इसलिए मेघालय की तुलना स्कॉटलैंड से की जाती है और इसे पूर्व का स्कॉटलैंड भी कहा जाता है। मेघालय में देश के सबसे घने वन मौजूद हैं और इस वजह से इसको भारत के महत्वपूर्ण क्षेत्रों में से एक माना जाता है। राज्य में 2 राष्ट्रीय उद्यान एवं 3 वन्य जीव अभयारण्य मौजूद हैं। मेघालय में बहुत से साहसिक पर्यटन जैसे पर्वतारोहण आदि हैं और इस के अलावा कई ट्रेकिंग मार्ग भी उपलब्ध हैं। उमियम झील में वाटर स्पोर्ट्स परिसर मौजूद है और इसके अलावा चेरापूंजी पूर्वोत्तर भारत के सबसे प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है जो मेघालय में ही है और यह राजधानी शिलोंग से दक्षिण दिशा में स्थित है। यह सड़क से राजधानी शिलोंग से जुड़ा हुआ है और वहां पर एक थांगरंग पार्क है चेरापूंजी से 14 किलोमीटर दूर, जहां से बांग्लादेश का बॉर्डर और बांग्लादेश से जाने वाली नदी का दर्शन लोग करते हैं। और वहां पर जो सीमा है, बांग्लादेश की सीमा भी आप दे सकते हैं। एक जगह है डौकी, डौकी में भारत और बांग्लादेश का सीमा है, उधर से काफी लोग आना जाना भी करते हैं। तो ये तो हमने कुछ वैसे जानकारी, इसमें जो हमने सहयोग लिया गूगल से और ये एक स्क्रिप्ट हमने तैयार किया और आप लोगों के सामने प्रस्तुत किया। इसके अलावा हम कुछ बातें जो अ, हमसे जुड़ी हुई हैं, वहाँ की बातें वो हम आपके साथ साझा करना चाहेंगे। ईमानदारी की बात, वहाँ के लोग इतने ऑनेस्ट हैं कि हम शब्दों में इसको नहीं कर सकते हैं कितने ऑनेस्ट हैं। एक दो वाक्य हमारे साथ हुआ है जिसमें कि वो लोग किसी तरह का बख्शिश नहीं लेते, अलग से पैसा जो उनका लेने का हक है, अधिकार है, जितना उनका बनता है उतना ही पैसा ले, अलग से वो पैसा नहीं लेते। जैसे हम ज्यादा पैसा देकर अगर काम कराना चाहें, वो अपने पसंद से ही काम करेंगे, आपसे पैसा लेकर काम नहीं करेंगे। ये एक ईमानदारी वहाँ की पुलिस सेवा है, इतने ईमानदार लोग हैं, इतने सीधे साधे लोग हैं कि मैं आपको बता नहीं सकता। कई बार ऐसा हमारा पुलिस वालों से या हॉस्पिटल में या अन्य जगहों पर हमारा पाला पड़ा है, तो मैं सोचता था कि मैं अपने से कुछ उनको दक्षिणा के रूप में या अपनी खुशी से मैं पैसा लोगों को दे करके उनको खुश करके काम जल्दी से करा लूं, ऐसा लेकिन कभी नहीं होता था। वो लोग अपनी मर्जी से काम करेंगे और जो भी नियम है उनका उनके अनुसार वो काम करते थे और लड़ाई झगड़ा से काफी दूर। उनके क्षेत्र में अगर कोई दूसरे लोग जाकर लड़ाई झगड़ा करते थे तो वो निकल कर आते थे, उसको रोकते थे और कानून का पालन करना, सामाजिक जो परंपरा है उसका पालन करना, ये सब चीजें वहाँ के लोगों में मिलती है। और बिजनेस के मामला में वो लोग हर तरह का बिजनेस करते हैं आजकल। और आजकल उनके बच्चे दूसरी जगह जाते हैं पढ़ने के लिए, पहले तो उनका जाना आना उतना नहीं होता था, लेकिन आजकल ट्रेन से, हवाई जहाज से बाहर वो लोग जा रहे हैं पढ़ने के लिए, हर जगह जाते हैं। और वो हिंदी भी, अब हिंदी से भी उनका प्यार होने लगा है, हिंदी बोलते हैं। अंग्रेजी तो खैर वहाँ का हर बच्चा बच्चा बोलता है क्योंकि वहाँ पर पढ़ाई का माध्यम अंग्रेजी है। पहले वहाँ पर जो स्कूल थे वो बांग्ला, खासी, गारो, जैंतिया, नेपाली, हिंदी, ये सब मीडियम थे, लेकिन 1992 के बाद सभी स्कूलों को अंग्रेजी माध्यम कर दिया गया। और थर्ड लैंग्वेज के रूप में जो जैसे नेपाली की पढ़ाई या खासी की पढ़ाई या गारो, बंगला जो भी देना चाहे, वो 6वीं से 8वीं तक वहाँ पढ़ाई होती है। और मैट्रिक में हिंदी सेंट्रल स्कूलों में है, सीबीएसई में है, लेकिन मेघालय के स्कूलों में हिंदी नहीं थी। और हम लोग हिंदी को लाने के लिए, हिंदी का प्रचार प्रसार करने के लिए हमारी अकादमी, पूर्वोत्तर हिंदी अकादमी, काफी काम किया। और हमारा सहयोग वहाँ के स्थानीय लोगों ने बहुत किया और करते हैं। वहाँ के चाहे स्थानीय लोगों में खासी हो, गारो हो, जैंतिया हो, या वहाँ पर रहने वाले जो मारवाड़ी हैं या जो अन्य बांग्ला भाषी हैं, नेपाली भाषी हैं, उन्हें एक पूरा भारत आप देख सकते हैं। पर भारत के हर कोने कोने से साउथ इंडियन लोग भी वहाँ पर हैं, नेपाली लोग हैं, हिंदी मुस्लिम लोग हैं, हर प्रांत के लोग वहाँ पर आपको मिल जाएंगे, हर भाषा को बोलने वाले मिल जाएंगे।
तो ये इतनी जानकारी हम अपनी तरफ से आप सबको दे रहे थे। अगर आप ऑनलाइन अभी भी हैं और मुझे देख रहे हैं, तो अगर आपके मन में कोई प्रश्न है तो एक बार मैं चाहूंगा कि आपका दर्शन करूं, क्योंकि बहुत से लोग इसमें ऑफ उनका म्यूट, माइक भी म्यूट दिखा रहा है, और आपका वीडियो में मैं नहीं देख रहा हूँ सिवाय प्रोफेसर संजय बनानी सर के। तो आप लोग सामने आइए, और कुछ बात अगर करना है, पूछना है, तो आपका स्वागत है। और मुझे बड़ा अच्छा लगेगा आपसे बातचीत करके। गजेंद्र दास सर जी जी जी, नमस्कार। नमस्ते सर, नमस्ते। अंकित जी, अंकित पांडे जी नमस्कार। जी जी, जो मेघालय का जो मेन ऑक्यूपेशन जो लोगों का, जैसे उड़ीसा में जो प्रोडक्शन एग्रीकल्चर में डिपेंड करते हैं मोस्ट ऑफ द पीपुल, पंजाब में जैसे व्हीट, और ऐसे जो ऑक्यूपेशन लोग का क्या है सर, क्या मतलब लाइवलीहुड, मतलब क्या एग्रीकल्चर इनका मेन ऑक्यूपेशन? ठीक। ये बनानी सर, इसको ना उस मोड में लाइए जिसमें हम सबको देख सकें, क्योंकि हमारा सोलो मोड हटा दीजिए। सोलो मोड जो आपने किया है ना, हमारा पिक्चर ज्यादा दिख रहा है और बाकी सबों का मैं छोटा छोटा देख रहा हूँ, और भी काफी लोग इसमें जुड़े हैं, सबको नहीं देखा। हाँ, इस तरह से ठीक है, ठीक है। हाँ, क्या प्रश्न था, एक बार फिर से दोहरा दीजिए। हाँ, सर का सर प्रश्न था कि वहाँ का लाइवलीहुड का मतलब ऑक्यूपेशन क्या है एग्रीकल्चर में हाँ, मेघालय के गुड लोग। गुड 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 गुड। एक तो मैं आपको बताना चाहूंगा, आपका प्रश्न बहुत ही उम्दा है और सबके लिए लाभदायक ये सिद्ध होगा। वहां पर नौकरी पेशा लोग अधिकांश हमको मिले, क्योंकि देखिए सेंट्रल गवर्नमेंट का ऑफिस जो है, जो नॉर्थ ईस्ट बेस है, वहां पर है। जैसे आर्मी का हेडक्वार्टर है, एयरफोर्स का हेडक्वार्टर है, बीएसएफ का हेडक्वार्टर है, असम राइफल का हेडक्वार्टर है। इस तरह से सेंट्रल पावर ग्रिड है वहां पर, पोसोको है वहां पर, एनपी क्या एक है, मैं भूल रहा हूँ उसका नाम, एनपीडीसी है वहां पर। काफी मतलब चीजें हैं जो भारत वर्ष के हर कोने से लोग वहां पर सरकारी नौकरी के तौर पर वहां पर काम करते हैं। एक से एक बढ़कर वहां स्कूल, स्कूली शिक्षा है वहां पर, यूनिवर्सिटीज है। यूनिवर्सिटी आपको प्राइवेट यूनिवर्सिटी तो है ही, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट का भी यूनिवर्सिटी है। तो एक तो उनका आय का साधन है, और जहां पर महिलाएं और पुरुष दोनों वहां कार्यरत है, ज्यादातर वहां महिलाएं कार्य करती है। लेकिन जो कृषि का साधन है उसमें वहां पर होता है नाशपाती, कमला, कमला वहां बोलते हैं, टेंगा भी बोलते हैं, हम लोग उसको नारंगी बोलते हैं। तो नारंगी के पौधे वहां पर खूब है। अनानास का पौधा, अनानास की खेती वहां पर होती है। वहां पर आलू खूब होता है। वहां पर आलू होता है, और वहां पर आपको जवाई वगैरह में हल्दी होता है। हल्दी वहां का बहुत ही शुद्ध हल्दी, वहां बाहर भी हल्दी भेजा जाता है। उसके अलावा, हल्दी के अलावा वहां पर ये झाड़ू जिसको बनाया जाता है ना, झाड़ू, फूल झाड़ू जो हम लोग बोलते हैं, प्लेन एरिया में फूल झाड़ू बोलते हैं, उसकी खेती वहां पर लोग करते हैं। तो पहाड़ी इलाका है और वो झूम खेती करते हैं वो। बरसात तो बराबर होते रहती है, लेकिन अब यहाँ पर बरसात कुछ कम हुआ है। तो वहां पर झाड़ू का जो पौधा होता है उसका निर्यात वहां से लोग करते हैं। तो आय का साधन ये है। और एक चीज बड़ा आश्चर्यजनक लगा हमको, लगता है कि जो बाहर से नारंगी आता है या नाशपाती आता है वो सस्ता मिलता है, लेकिन वहां की जो नारंगी है, यहाँ वहां के जो फल है, एक प्लाम फल होता है वहां पर, प्लाम आम से भी महंगा वहां मिलता है। प्लाम आप लोग देखे होंगे, दिल्ली वगैरह में तो मैंने देखा है, हिमाचल में भी मैं गया था तो वहां भी देखा। प्लाम छोटा छोटा होता है, टमाटर के जैसा, थोड़ा खट्टा मीठा स्वाद उसका होता है। तो प्लाम की खेती भी वहां होती है। तो इस तरह से वहां पर लहसुन भी वहां होता है, जो गोल आलू मिर्च। बुखारा, जो सर जो आलू बुखारा आलू कहते हैं, ये बुखारा है भी, ना? हाँ हाँ बिल्कुल, आलू बुखारा तो नहीं, खूब होता है वहां प्लाम पर। जो आप बोले आलू बुखारा, तो हाँ प्लाम एक ही है या हाँ अलग अलग हाँ, है? जो उसी तरह हिमाचल का। प्रदेश में हम लोग। जी जी जी। जी जी बिल्कुल। अच्छा, उसके अलावा वहाँ के जो फल है ना, खट्टे होते हैं। कुछ फल तो हम छोटे छोटे फल होते हैं, और एक जामुन जैसा फल होता है जिसका नाम अभी मैं भूल रहा हूँ, वो भी होता है। फल भी वहाँ बहुत होते हैं, लेकिन अब ये है कि वो थोड़े महंगे वहाँ मिलते हैं। अभी इसका कारण मैं नहीं जान पाया। जैसे कि कुछ चीजें वहाँ है जो प्लेन एरिया में सस्ता है, वहां पर महंगा है शिलोंग में। और जो वहां पर महंगा इधर है। जैसे वहां पर मछली जो है, बड़ी मछली सस्ती है, जैसे रोहू, ये पंकज या प्यासी लोग बोलते हैं, वो सस्ती है। लेकिन जो छोटी मछली है, जैसे छोटा छोटा जो होता है इतना इस साइज का, वो वहां पर महंगा है, महंगा है। ये अब पता नहीं उसका क्या है, वो लोग ज्यादा खाते होंगे, हो सकता है डॉक्टर बताता होगा कि भाई छोटी मछली खाइए, आपको ये है।
और मछली वहाँ के लोग खूब खाते हैं, मांसाहार बुरा है, मांसाहारी जिसमें हर तरह का मीट लोग खाते हैं, पूरे नॉर्थ ईस्ट में ही मांसाहार चलता है। तो ये सब चीजें है। और कोई प्रश्न है आपका? इस सवाल से आप संतुष्ट हैं या और कुछ बताऊं, जोड़ू मैं? बताइए नहीं सर। नहीं, संतुष्ट हो गया मैं, क्योंकि जी मैं जी जी। अगर लास्ट मंथ में मैं फर्स्ट वीक में मैं गया था सिक्किम। अच्छा अगर आपका साथ मुलाकात तो इससे पहले होता तो मैं जरूर परिवार लेके यहाँ गया अच्छा अच्छा। होता, हाँ, आपका मेघालय। अच्छा सिक्किम आप गए तो हैं? सिक्किम सिक्किम गया गए था। थे? जी जी, सिक्किम गया था फिर मैं, तो सिक्किम गए। और दार्जिलिंग गया था लास्ट अच्छा मंथ तो में सर। नाथुला, नाथुला भी गए होंगे? नाथुला नाथुला चाइना का सिक्किम बॉर्डर का, है। सिक्किम गैंगटक। नहीं 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 गया सर, नहीं गया, थोड़ा अच्छा अच्छा, वहाँ आपको यहाँ के क्योंकि। वहाँ आपको ये बनाना पड़ता है, इनर लाइन परमिट, अच्छा 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 अच्छा, इसीलिए ILP, हम लोग को ILP मेरे ख्याल जिसको से हम बोलते लोग। हैं, और आप नाथुला देख हम्म, सकते थे। और मेघालय में हाँ, मैं हर साल एक प्रोग्राम करता हूँ मई महीने में, उसमें लोग आप आते करते हैं। हैं सर? एक सम्मेलन होता है हमारा हिंदी का, अच्छा अच्छा अच्छा, जी जी हिंदी जी जी का। जी। आप सर्च कर सकते हैं नेट पर, डॉक्टर अकेला भाई या डॉक्टर अकेला भाई प्रोग्रेसिव फाउंडेशन या पूर्वोत्तर हिंदी एकेडमी, इस तरह से आप सर्च कर सकते हैं, आपको बहुत सारी जानकारी और भी मिलेगी, मैं साझा कौन सा करता रहूँ। महीना में आप ये जो ऑर्गेनाइज करते हैं सर? पूर्वोत्तर हिंदी एकेडमी, पूर्वोत्तर हिंदी नहीं नहीं, एकेडमी। कौन सा महीना में आप जो वो मेघालय मई में में करते होता है, हैं? मई में होता है, मई में। मई में, अच्छा अच्छा, जी हाँ, जी जी लास्ट लास्ट 4th या 5th फ्राइडे से शुरू होता जी जी है ये। जी जी। जी। तो सिक्किम भी काफी सुंदर प्रदेश है। और सिक्किम कितने दिन आप रहे थे? हम लोग सिक्किम में 4 5 6, एक एक 1 वीक। अच्छा, 1 वीक आप जी। एमजी मार्केट गए होंगे, एमजी रोड, जी जी जी, महात्मा हाँ गांधी हाँ रोड। हाँ हाँ। वहां जी पर जी जी जी। आपने एक देखा होगा कितनी सफाई वहां पर है। हाँ, बहुत सुंदर सफाई, बहुत वहां पर ब्यूटीफुल कोई सिटी। सिगरेट, बाहर में कोई सिगरेट नहीं पीता है, नहीं कोई नहीं पान नहीं सर, नहीं नहीं पीता नहीं है। इतनी नहीं साफ नहीं नहीं, जगह है बहुत। वो। आपने देखा होगा, एमजी रोड उसको बोलते हैं, जहां पर बहुत ही साफ हाँ सुथरा जगह है। हाँ हाँ हाँ, हम आप लोग गए होंगे। परिवार के साथ जी घूमने। जी 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 जी। और जी कोई जी। सवाल किसी भाई बहन का? अंकित जी, आपका कोई सवाल है? और लोग भी जुड़े हुए हैं, प्रवीण कुमार जी है, उमंग जी, सोनू कुमार जी बिहार से है। सोनू कुमार, अच्छा आप जहाँ आपके सर। स्टेट से हैं। हाँ अंकित जी बताइए। जी सर। नमस्ते, मैं अपना परिचय देना चाहता हूँ सबसे जी जी पहले। बिल्कुल। सर से तो अकेला, सर से तो मैंने बहुत पहले भी बात की है, बाकी अच्छा जो लोग नए हैं तो मैं अपना परिचय देना चाहता हूँ कि मैं शिलोंग से ही था। मेरा इस अच्छा वही हुआ है। मेरे पापा वन विभाग में, मेघालय वन विभाग में ही थे, और अच्छा मेरी वही हुई है। मैंने शिलोंग में क्लास 1 से क्लास 8 तक पढ़ा हूँ। उसके अच्छा। बाद मैं यूपी आ गया, फिर इलाहाबाद चला गया। उसके बाद बहुत फिर अच्छा। मैं शिमला गया पढ़ाई करने के लिए, फिर अच्छा, काम के लिए, फिर दिल्ली, गुड़गांव, नोएडा, अहमदाबाद, हैदराबाद और बहुत दिल्ली। सुंदर। अभी जो है नेपाल में फिलहाल हूँ मैं। नेपाल कहाँ पर हैं आप? सर काठमांडू में आपको बताया था उस समय मैंने, अच्छा अच्छा। ओ स्पॉन्सरशिप के लिए भी कहा था, तो मैंने बात किया है। देखते हैं कि अगर वो स्पॉन्सर करते हैं, जो आपका प्रोग्राम होने वाला है जनकपुर में। जी जी, जनकपुर हमारा प्रोग्राम होगा सितंबर में। हाँ हाँ, तो वो जनकपुर में जब वो आपका प्रोग्राम होगा तो मैंने बात तो किया है। देखते हैं वो कितना सहयोग कर पाते हैं और कैसे करते हैं, तो लेकिन मैंने अच्छा बहुत अच्छा। किया है। तो देखिए सर, प्रोफेसर साहब, संजय सर, एक पंथ दो काज हो गया, इनसे भी परिचय हो गया इस कार्यक्रम के माध्यम से। बहुत बढ़िया, तो बहुत बढ़िया। प्रवीण भाई, हाँ, नमस्ते नमस्ते प्रवीण भाई। हम लोग का इंटरेस्ट था नेपाल जाने के लिए। नेपाल में कोई हम लोग का ऐसे कोई रिश्तेदार नहीं थे, आप अच्छा बन गए हैं रिश्तेदार। नेक्स्ट टाइम हम लोग प्लान करेंगे। हाँ। हैं? तो अभी हमारा, प्रोफेसर। आप हमारा नंबर संजय सर से ले लीजिएगा, हाँ या नेट सर। पर भी मिल जाएगा, फेसबुक पर भी मिल जाएगा। जी जी फेसबुक पर मैं डॉक्टर अकेला भाई के नाम से हूँ, तो हमसे संपर्क कीजिए। आप सितंबर में चल सकते हैं हमारे साथ। जनकपुर में हमारा प्रोग्राम हो रहा है 3 दिन का। सर, डॉक्टर जी अकेला भाई, एक सवाल है। अंकित जी, हाँ आपका बोलिए। कोई सवाल है? सवाल एक आया है, जो प्रवीण। नवंबर से लेकर के जनवरी तक ठीक होता है, अक्टूबर नवंबर से, क्योंकि अक्टूबर तक तो बारिश होती है, और मई महीने से बारिश शुरू हो जाती है, मई से या जून से। मई में भी आने से कोई बात नहीं है, मई तक आप लोग आ सकते हैं। नवंबर दिसंबर तो बहुत ठंडा होगा, जनवरी तो मेरे हिसाब से मार्च अप्रैल मई ठीक रहेगा, जिसमें कि बरसात भी नहीं है, ठंड भी नहीं है।
और गर्मी के तो कोई सवाल ही नहीं है, कभी भी आने से तो गर्मी तो वहां मिलेगी नहीं शिलांग। तो ये महीना ठीक रहेगा, मार्च अप्रैल मई, जून से बारिश हो जाती है जी। तो जैसे मैं तो बचपन में रहा हूँ, जैसे सर भी दूरदर्शन में इतने साल 30 साल रह चुके, तो हालांकि उस समय तो हम जानते नहीं थे, नहीं तो फिर परिचय तो होता ही। और अभी फिलहाल मैं रघुनाथ सर जो हैं उनसे परिचय के अच्छा थ्रू मैं अभी तक यहाँ सबसे जुड़ पाया हूँ, तो अच्छा उनका अच्छा। बहुत धन्यवाद है। और अभी जी तक जी। रघुनाथ सर के द्वारा मैं अभी 3 किताबों में अपना शोध पत्र मेरा हो चुका है। अच्छा अच्छा अच्छा, बहुत अच्छा बहुत तो अच्छा। अब एक जैसे सर आपने कहा कि वहाँ के लोग बहुत ईमानदार है, ये मैं इतने जगह इंडिया में ट्रेवल कर चुका हूँ, घूम चुका हूँ। जो सादगी, जो ईमानदारी, जो अच्छाई मुझे वहाँ दिखाई दी, मैं जी अभी तक भारत इतने जगह घुमा, सच बता रहा हूँ कि नहीं दिखाई दिया। जी 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 जी, हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। और वहाँ लोग सरकारी हो या प्राइवेट हो, किसी को कोई घूस कमीशन कुछ नहीं चाहिए। आपका काम है, आप बताइए, आपका काम एक जी निश्चित जी समय में जो भी करना होगा वो कर देंगे। आपको जी ऑफिस दौड़ने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर जी यूपी बिहार में आपको एक बैंक में खाता खुलवाने के लिए लोग 10-15 दिन लगा देते हैं, लेकिन वहाँ ऐसी कोई बात नहीं है। अगर काम जो करने लायक है वो तुरंत आपका कर देंगे, उसमें कोई किंतु मगर परंतु नहीं है। ये बात जी उनमें बहुत अच्छी, चाहे बड़ा से बड़ा अधिकारी हो या छोटा से छोटा, ईमानदारी उन लोग में कूट कूट के भरी है। मेरे पिताजी भी वहीं रहे, पूरे साल नौकरी किया, रिटायर भी हो गया, रिटायर के 7-8 साल तक वहीं रहे। किराए का ही जी घर था, पहले तो गवर्नमेंट क्वार्टर थी, फिर उसके बाद रिटायर हुए तो एक जो पीडब्ल्यूडी के इंजीनियर थे, वो भी आईएएस ऑफिसर थे, बनारस से पास आउट हुए थे, तो उन्होंने उनसे परिचय हुआ, तो उन्होंने अपना घर दिया रहने के लिए कि आप हमारे घर में रह सकते हैं। तो बहुत ही अच्छे लोग थे। और वहाँ वहाँ के लिए जितनी तारीफ की जाए कम है। और जो जो फसल है, फसल में तो अभी हल्दी वहाँ इतनी अच्छी होती है कि अभी मोदी जी ने उस हल्दी के लिए अवार्ड भी दिया था। महिला का नाम तो मुझे याद नहीं आ रहा है, उनको हल्दी के क्षेत्र में योगदान के लिए उन्होंने उनको अवार्ड भी दिया था। हल्दी की जी खेती है, अनानास है, वो सुपारी है, जो कच्चा सुपारी वहाँ पे क्वाई बोलते हैं वो लोग, क्वाई, तो वो है। और प्लम जैसे आलू बुखारा इन्होंने कहा, वो है, नाशपाती है। लोकल जो सर आपने कहा है कि वहाँ जैसे जो नारंगी, संतरा, कमला है इतना महंगा क्यों है, तो जैसे कि वो कहते हैं कि ये फुल्ली ऑर्गेनिक फूड है। जो फूड फूड। आपका बाहर से आता है वो ऑर्गेनिक नहीं होता, ये हम जो है चेरापूंजी में उगाते हैं, ये फुल्ली ऑर्गेनिक है। तो उनके फलों का जो स्वाद आपने कहा कि खट्टा होता है, वाकई खट्टा इसलिए होता है कि फल खट्टे ही होते हैं, फल मीठे नहीं होते। लेकिन जो आजकल सबको मीठा फल चाहिए होता है, तो इसलिए उन्होंने ऑर्गेनिक केमिकल खेती ऐसा कर दिया है कि फल मीठे होने लगे हैं। फल जी कभी भी पूरा मीठा नहीं होता, खट्टा मीठा ही फल होता है। जी तो इसलिए वो अपने अपने खेती के साथ कोई भी छेड़छाड़ उन्होंने नहीं किया है, इसलिए उनके फल महंगे होते हैं। और जो बाहर से जाते हैं वो लाख केमिकल उत्पादन है, ये है वो है, तो लार्ज प्रोडक्शन होता है, उनका प्रोडक्शन उतना नहीं होता है। उनके फल को आप तोड़ के 1 महीने भी रख दीजिए, वो नहीं सड़ेगा, नहीं खराब होगा। आप मार्केट से लेकर आइए, 1 हफ्ते में वो गलने सड़ने लगता है। तो इसलिए उनके प्रोडक्ट का जो है कॉस्ट वो महंगा पड़ता है। और क्योंकि उनको कम मार्जिन में ही वो अच्छा खाना चाहते हैं, जो आज के जमाने में लोग भूल गए हैं कि मैं 1 किलो खा लूं लेकिन 1 ना खाऊं। तो जी, थैंक यू। ये बात। संजय सर, आपका कुछ और जानकारी चाहिए या? सोनू जी, आप कुछ बताना चाहते थे? सोनू कुमार सोनू जो कुमार जी बिहार जर्नलिस्ट से हैं। है, जर्नलिस्ट है, जर्नलिस्ट। बताइए। सोनू जी, आप सुन रहे हैं हम लोगों को? इनका माइक तो ऑन है लेकिन। हाँ, एक ही मिनट, वो प्रवीण कुमार सर का जो एक था वो ट्रांसपोर्ट की एक्सेसिबिलिटी के रिलेटेड था। तो अच्छा। हाँ, कैसे ट्रांसपोर्ट, कहाँ से वहाँ जाना हो? हाँ हाँ जी। देखिए, अगर आप हवाई जहाज से सफर करते हैं तो आपको गुवाहाटी तक आने से ज्यादा अच्छा है।
मैं जबकि अपने पहले मैं कह चुका हूँ कि शिलोंग में भी हवाई अड्डा है उमरोई में, लेकिन डेली उड़ान होती नहीं है, कुछ दिनों के बाद वो लोग कैंसिल कर देते हैं अगर उनको पैसेंजर नहीं मिलता है, तो ऐसा सुनने में आता है, हम लोग देखते भी। तो ज्यादा अच्छा रहेगा कि अगर आप हवाई मार्ग से आना चाहते हैं तो गुवाहाटी तक आप टिकट लीजिए और गुवाहाटी हवाई अड्डे पर ही शिलोंग तक के लिए गाड़ी मिल जाएगी। शिलोंग में आपको पुलिस बाजार में आपको गाड़ी छोड़ेगी और पुलिस बाजार वहाँ का मेन जगह है, मेन सिटी शिलोंग में ही एक जगह है पुलिस बाजार जिसको बोलते हैं। वहां पर रहने के लिए होटल्स वगैरह मिल जाएंगे आपको और खाने के लिए भी वहाँ जगह मिल जाएगी, शाकाहारी शुद्ध शाकाहारी भोजन मिल जाएगा, आप जिस तरह का भी खाना चाहते हैं। तो 4 व्हीलर से आप आना चाहें तो आपको आना पड़ेगा। 4 व्हीलर आप शेयरिंग भी आ सकते हैं, रिजर्व करके भी आ सकते हैं। और अगर आप ट्रेन से आ रहे हैं तो गुवाहाटी तक का टिकट लीजिए और गुवाहाटी से आप दाहिनी दिशा में, प्लेटफॉर्म के दाहिनी दिशा में आइए पलटन बाजार में, और पलटन बाजार में आपको 4 व्हीलर गाड़ी, छोटी गाड़ियां रिजर्व में भी मिल जाएगी और शेयर में भी मिल जाएगी। तो वहां से आप गाड़ी लेकर के 95 किलोमीटर है शिलोंग में, पलटन बाजार उस जगह का नाम है। स्टेशन जो है वो पलटन बाजार है, एक तरफ फैंसी बाजार है, दूसरी तरफ पलटन बाजार है। तो आप अगर दाहिनी साइड आएंगे तो पलटन बाजार मिलेगा और पलटन बाजार में आपको मेघालय ट्रांसपोर्ट की गाड़ियां, असम ट्रांसपोर्ट की गाड़ियां और प्राइवेट गाड़ियां आपको वहीं पर मिल जाएगी और वहां से आप पुलिस बाजार तक जा सकते हैं। और पुलिस बाजार जाकर के आपको जहां भी घूमना है, अगर आप पूरा मेघालय के आसपास, शिलोंग के आसपास घूमना चाहिए तो कम से कम आपको 4 दिन चाहिए वहां घूमने, 4-5 दिन। अगर आप सिर्फ शिलोंग का साइट सीन देखना चाहते हैं तो 1-2 दिन चाहिए। अगर आप चेरापूंजी जाना चाहते हैं तो 1 दिन चेरापूंजी के लिए चाहिए। अगर आप बांग्लादेश बॉर्डर जाना चाहते हैं, डौकी जाना चाहते हैं तो 1 दिन उसके लिए चाहिए, क्योंकि वो दूसरे डायरेक्शन में है और ये दूसरे डायरेक्शन में। और जो मोहसिन राम की बात मैं कर रहा था, तो मोहसिन राम अगर आप जाना चाहते हैं तो वो दूसरे डायरेक्शन में, तो वहां जाने के लिए भी 1 दिन चाहिए। वो 80 किलोमीटर है और बीच में कई जगह है, कई आपको टूरिस्ट व्यू पॉइंट है। तो ये तीन जगह जो है 3 दिन आपको चाहिए और शिलोंग घूमने के लिए 1 दिन आपको चाहिए। तो इसलिए मिनिमम आपको 4 दिन का जगह लेना, 4 दिन आपको चाहिए। और रास्ते में एक जगह पड़ता है जिसको उमियम लेक कहते हैं, हिंदी में उसको बड़ा पानी लोग कहता है, उसको भी आप रोक करके, वहां भी कई व्यू पॉइंट है और वहां पर बोटिंग वगैरह भी आप कर सकते हैं और वहाँ होटल की भी सुविधा है, आप वहाँ रह भी सकते हैं। तो इस तरह से वो शिलोंग से 12 किलोमीटर पहले पड़ेगा, तो वहां भी कुछ समय आप बिता सकते हैं। तो मिनिमम 4 दिन आप लेकर आइए ये चीज। और आने के लिए आप मार्च अप्रैल मई तक भी आने से कोई असुविधा नहीं। अगर ठंड में आए तो ज्यादा अच्छा है, लेकिन ठंड आपको जनवरी दिसंबर में 3 डिग्री तक हो जाता है, कभी कभी 2 डिग्री होता है, कभी 1 डिग्री भी होता है, तो आपको मुश्किल हो सकती है। हाँ सर, और कोई सर एक सवाल है जो मैंने भी मेघालय का दौरा किया है, जैसे आपने बताया मावलिंग लोंग तक हम गए हैं और लिविंग रूट अच्छा ब्रिज है और जो डोकी आपने बताया वहां तक का सफर हमने जी किया था। जी 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 बहुत अच्छा प्रदेश है जो आपने बताया। और सर मैं ये जानना चाहता था कि बाहर के लोगों के लिए वहां पर ऐसी कोई इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी है कि जहां पर वो हाँ, अपना कामकाज कर सकता है या अपना प्रोफेशन बढ़ा सकता है? क्या? उसमें जी धन्यवाद ये सवाल पूछने के लिए। उसमें 2 तरह के एरिया है। एक एरिया को बोलते हैं यूरोपियन वार्ड। यूरोपियन वार्ड में आप जमीन खरीद सकते हैं, जमीन ले सकते हैं, लेकिन वह जमीन इतनी महंगी है कि सबके बस की बात नहीं होती है। और वहां पर एक नियम है कि अगर कोई व्यक्ति वहां जमीन बिक्री करना चाहेगा तो पहले उसको नोटिस लगानी पड़ती है कोर्ट में, रजिस्ट्री कचहरी में। अगर वो कोई ट्राइबल उस जमीन को खरीदेगा तब नॉन ट्राइबल को नहीं मिलेगा। अगर ट्राइबल नहीं खरीद रहा है 1 महीने तक, कोई ऑफर नहीं आ रहा है, तब उसको मिल सकता है यूरोपियन वार्ड। और बाकी जो उनका लैंड है, जो खासी गारो जैंतिया का ट्राइबल लैंड है, उसको तो खरीदने के लिए वहां पर अनुमति नहीं है, वो लोग बिक्री नहीं कर सकते हैं। अगर बिक्री करेंगे तो वो आपस में ही बिक्री करेंगे, उनके ही लोग खरीदेंगे, यही चीज है। तो बाहर के लोगों के लिए बहुत से लोग करते हैं, बिजनेस करते हैं, उस एरिया में बिजनेस करते हैं जिसको यूरोपियन वार्ड, जैसे पुलिस बाजार है, लाइमुक्रा है, ये जो है बड़ा बाजार एरिया है, तो इन सब एरिया में करते हैं। आप गए थे, कब गए थे सर संजय जी? अ, सर वैसे तो 3-4 4 साल हो गए, बहुत समय अच्छा हुआ। अच्छा
अच्छा गुवाहाटी अच्छा। से गए थे जो आपने बताया। हम्म। अच्छा, तो पुलिस बाजार में रुके होंगे आप? हम गुवाहाटी रुके थे सर, तो एक्चुअली वहाँ अच्छा, गुवाहाटी तो फिर एक दिन चले के लिए, जाते। एक दिन के लिए आप गए थे इसका मतलब? हाँ, एक ओ ही अच्छा दिन। अच्छा, एक दिन के लिए आप गए थे। हाँ, शिलोंग में सोनू आपका कुमार। रुकना नहीं? रुकना नहीं हुआ। सोनू कुमार जी बताइए, क्योंकि सोनू कुमार जी, आप सुन रहे हैं तो कोई सवाल हो तो बताइए। आपका कोई फीडबैक है इस मुझे तो बहुत अच्छा लगा कि सर आपने अ, इस हिसाब से नरेशन किया, क्योंकि अपने आंख के सामने मेघालय आ जाता है। बड़े कवि हृदयी आप लोग आदमी हैं, जी। और आपने सही बताया और हमने सही अनुभव भी किया है। हम्म। सर, कुछ सामाजिक सोशल इश्यूज जो आपने देखे, तो उसके बारे में 2-3 मिनट में कुछ बता सकते तो अच्छा है। जी, सोशल ये इश्यूज शिलोंग सर। का, ये शिलोंग का पुलिस बाजार है। अच्छा। यहाँ आप गए होंगे जरूर, हाँ का सेंटर सर, पॉइंट होटल है। हाँ, खास क्या करके पूछे? मेघालय में सामाजिक समस्याएं क्या है, सोशल इश्यूज क्या है सर? देखिए, वहां पर मुझे तो लगता है कि कोई सामाजिक समस्या नहीं है, क्योंकि वहां पर कोर्ट जो है ना बंद रहता है, कोर्ट में कोई जाता ही नहीं। लोअर कोर्ट में भी कोई नहीं जाता है, और हाई कोर्ट भी है, हाई कोर्ट में भी कोई नहीं जाता है। वहां पर कोर्ट में जो है सिर्फ एफिडेविट वगैरह का काम होता है, हमने देखा है। कोई झगड़ा झंझट नहीं होता है वहाँ। और झगड़ा अगर किसी का है भी, तो वो आपसी लेवल पर, जो हम दरबार शिलोंग की बात कर रहे थे, दरबार हिमा की जो बात कर रहे थे, उस लेवल पर ही वो लोग अपना सुलझा लेते। कोई कोर्ट में, वहां पर सिविल कोर्ट या क्रिमिनल कोर्ट में कोई नहीं जाता, बहुत कम, इक्का दुक्का होगा। अच्छा, डिवोर्स का केस वहां हम नहीं सुनते हैं। शादी भी बहुत सादगी के साथ वहां होती है उनके खासी समाज में या जैंतिया समाज में। और अधिकार जैसे अधिकांशतः, जैसा कि मैंने देखा है कि प्रेम विवाह अधिकांश लोग अपना से पसंद करके शादी करते हैं, जिससे वहां दहेज बिल्कुल ही नहीं। और जैसे कि मैं अपने आलेख में मैं बता रहा था कि वहाँ मातृसत्तात्मक है, लड़का शादी करके वो अपने ससुराल में रहता है, और छोटी बेटी जो है खड्डो जिसको बोलते हैं खसी में, वो उसकी मालकिन है। ये सोनू साहब का सवाल नहीं है, उन्होंने एक लिंक शेयर किया है शायद कुछ। जी। वो लिंक तो मैंने शेयर किए, उनका फीडबैक का एक सवाल था, इसलिए फीडबैक लिंक मैंने रखी है। अच्छा, अब हाँ, सेशन क्या है? सवाल नीलेश भाई, प्रवीण कुमार जी, उमंग जी, आपको कुछ पूछना है? जी। जी, हमें लगता है तो कि अब समाप्त किया जाना चाहिए, नो क्योंकि सर, हाँ, मेरे नहीं। को कुछ नहीं पूछना है। दैट्स हाँ, ऑल बोलिए फ्रॉम बोलिए। माय साइड। हाँ हाँ, आप अपना वीडियो ऑन कीजिए। जी, यस सर। बोलिए। जी मैडम, बोलिए। नहीं, मैं ये बोल रही थी, मुझे कुछ नहीं पूछना। ओह, अच्छा अच्छा। हाँ जी। चलिए। अच्छा, सेशन के बारे में कोई कमेंट्स है, फीडबैक है तो बता सकते हैं। सर, अच्छा सेशन था। कल्चरल जो भी एस्पेक्ट आप लोगों ने कवर किए, तो उसके बारे में एक डिटेल्ड नॉलेज मिली सारी चीजों को लेके। दैट्स ऑल। थैंक यू मैडम, थैंक यू। या तो कंक्लूड करने से पहले अकेला भाई, आपने बहुत अच्छी बात रखी मेघालय के बारे में। वैसे पूर्वोत्तर भारत, पूरा पूर्वोत्तर भारत एक सांस्कृतिक विरासत है इस देश की, और हम सबको वहां पर एक बार तो जरूर जाना चाहिए। हालांकि अक्सर लोग ऐसे बोलते हैं कि मैं सर अपने हिसाब से बता दूं, जब जब लोगों को जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। मिलने का होता है, बात करने का मौका मिलता है, तो लोग स्विट्जरलैंड जाते हैं, सिंगापुर जाते हैं, या दुबई जाते हैं। लेकिन मैं अक्सर उनको बताया करता हूँ कि आप एक बार पूर्वोत्तर भारत का दौरा कीजिए, उनकी विजिट कीजिए। आप अलग जगह पे जाने की जरूरत नहीं है। ऐसे बहुत नेचुरल ब्यूटीज वहां पर है, संस्कृति है। तो वही एक भारत का बहुत बड़ा हिस्सा है, जो कोई न कोई हिसाब से इतना कनेक्टेड नहीं है। हालांकि जी आने वाले दिनों में ट्रेन का नेटवर्क बढ़ रहा है, ट्रैवलिंग बढ़ रहा है, हवाई जहाज की सुविधा हो रही है, तो धीरे धीरे लोग जाने भी लगे हैं। तो
एक दूसरे से म्यूचुअल कोऑपरेशन बढ़ने लगा है। फिर भी ये मानता हूँ कि ये जो सेशन है, हमने हमारे फेसबुक पेज पे भी रखा है। मैं मानता हूँ कि बहुत ऐसी बात सर आपने रखी जो आम तौर पे लोगों को पता नहीं होती है, क्योंकि ये जो एक पेट्रियार्क सोसाइटी की बात हम देखते हैं, यही एक मेघालय है जो विमेन एम्पावरमेंट का जी सबसे बड़ा एग्जाम्पल। जी जी जी। किसी और रेफरेंस साइट करने की नहीं जरूरत नहीं। जीता नहीं। जाता महिला सशक्तिकरण का एक बहुत बड़ा दाखिला है जो मेघालय अपने आप को देता है। और नॉर्थ ईस्ट के एक जो बात सर मैंने सुनी है, वहां पर जब हम एंटरप्रेन्योरशिप के फील्ड में काम करते हैं तो सबसे ज्यादा विमेन लेड एंटरप्राइज वो नॉर्थ ईस्ट में ही है। कोई भी जगह पे देख लीजिए, वहां पर विमेन लीड एंटरप्राइज का बढ़ोतरी नहीं, लेकिन सबसे ज्यादा विमेन लीड एंटरप्राइज हमें नॉर्थ ईस्ट में मिलेगा। तो ऐसे एक हिस्सा, बहुत छोटा सा प्रदेश के बारे में आपने बहुत अच्छी तरह से बात रखा। उसके लिए मैं हमारे जितने भी लोग जुड़े हैं और नवजीवन सेंटर फॉर डेवलपमेंट और से आपको बधाई देता हूँ। और कहीं और मौका मिले तो और प्रदेश के बारे में आप इजाजत देंगे तो जी जी जरूर बिल्कुल जरूर बिल्कुल। डिस्कशन करेंगे। और जी जी सब लोग जितने भी लोग जुड़े हैं, वो मैं जरूर जी मानता हूँ कि उसको इसको इस फील्ड में इंटरेस्ट है, इसलिए हमारे साथ आए हैं इसी मौके पे। तो जी नंबर्स इम्पोर्टेंट नहीं है, जो भी लोग आए हैं हमारे बिल्कुल लिए बिल्कुल। बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। तो उन सभी का मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, जैसे अंकित कुमार जी, सोनू कुमार, प्रवीण जी, उमंग जी, सुधीर सर और सारे लोग। और आपका भी मैं बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ, और आपने बहुत अच्छी बात रखी, थैंक यू। और इसके साथ मैं आपसे इजाजत चाहता हूँ कि सेशन को यहाँ पर समाप्त करें। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद सर कि आपने मौका दिया। ये बातचीत 2 महीने पहले से हो रही थी, बीच बीच में मैं भूल जा रहा था कब हमको ऑनलाइन होना है, लेकिन कल से मैं एकदम याद रखा था कि हमको 29 को होना है, इसलिए आज आपको मैंने फोन भी किया। और देखिए ऐसा है कि वहां पर इतने सालों तक 37-38 साल काम करने से नॉर्थ ईस्ट में हर स्टेट में, मणिपुर छोड़ करके हर स्टेट में मैं गया, और हर स्टेट का कुछ न कुछ अनुभव है। अगर आप चाहें तो कभी भी आप रख सकते हैं, हमको 1-2 महीना पहले बताइए, उस वक्त मैं अवेलेबल रहूंगा। तो हमें बड़ी खुशी होगी कि अपने अनुभव को हम आपके साथियों के साथ मैं साझा करूंगा, तो मुझे बहुत खुशी होगी। और आपको बहुत बहुत शुक्रिया पूर्वोत्तर हिंदी अकादमी परिवार की ओर से कि आपने हमें मौका दिया इतने सारे लोगों के बीच बैठने के लिए। और एक चीज मैं जानना चाहूंगा कि इसकी रिकॉर्डिंग क्या फेसबुक पर आपके प्रोफाइल पर है ना, किस नाम से है वो? हमारा नवजीवन सेंटर फॉर डेवलपमेंट का जो प्रोफाइल है वहां पर है सर। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। नहीं तो आप लिंक उसका भेज सकते हैं, इस रिकॉर्डिंग का, हम लोग उसको मैं डाउन। मैं भेज दूंगा सर, आप भेज दो। हाँ हाँ, ठीक है, ओके। बहुत बहुत शुक्रिया सभी को। सर हाँ सोनू जी सर, कुछ एक कहना बात मैं चाह रहे बोलना हैं? चाहूंगा। हाँ मैं बोलिए एक बात सोनू बोलना चाहूंगा। जी हमारी आवाज आ रही है? जी जी बिल्कुल सर बिल्कुल। पहले तो संजय वनी सर को मैं धन्यवाद दूंगा। मैं काफी समय से सर से जुड़ा हूँ, बट यही था कि एक मुश्किल हो रही थी कि सर से मैं आभासी माध्यम से प्रत्यक्ष रूप से आ नहीं पा रहा था, कारण कि इनका यूनिवर्सिटी का जो सेशन होता था उसमें मैं रहता हूँ। और दूसरी बात कि आज का जो विषय था वो सच में एक महत्वपूर्ण विषय था, क्योंकि मैं बिहार से बिलोंग करता हूँ और मुझे आज एक मेघालय के बारे में जानने का अवसर मिला, और ये सबसे बड़ी बात मेरे लिए ये रही। और ऐसे मैं कहूँ कि मैं बिहार का हूँ तो ये रेपर होगा सिर्फ, और मेघालय एक रेपर होगा। मैं पहले एक देश का निवासी हूँ, अपने देश का, अपने इंडिया, और इसमें बटना कि मैं मेघालय का हूँ, मैं बिहार का हूँ, तो मैं नहीं मानता हूँ, क्योंकि कोरोना काल ने हम लोग को सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म ने ये सिखा दिया है। जब से ये कोरोना काल आया, कोरोना काल ने एक देश एक राष्ट्र की बात सही मायने में सिखा दिया, क्योंकि जब एक राष्ट्र एक देश की बात की जब हम करते हैं तो ये गूगल मीट और जूम पर जब आप आंख उठाकर हमें देखता हूँ तो सभी लोग तो एक देश एक राष्ट्र की बात करते हैं। तो यहाँ पर ही तो है सारा चीज, यहाँ पर है। जैसे मैं बिहार से हूँ, आप सर कोई दिल्ली से होंगे, कोई असम से होंगे, कोई मेघालय से होंगे, सभी जगह के लोग होंगे। तो यहाँ एक परिवार की तरह लगता है। और संजय सर, आपने ये जो पहल किया मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि मैंने सोचा कि आज भी लगता है मुझे आपसे आप प्रत्यक्ष ही रहना पड़ेगा, मगर मुझे बोलने का कभी मौका मिल नहीं सका था, क्योंकि कुछ गूगल जूम का भी एक शायद कुछ ऐप वगैरह का अंतराल रहता है। यूनिवर्सिटी का इनका अंतराल ऐसा है कि प्रत्यक्ष रूप से हम लोग आ नहीं पाते। जो वक्ता होते हैं वो बोलते हैं, बाकी मैं कमेंट में
क्या बोलते हैं क्वेश्चन टाइप करके उसके बाद फिर सिर्फ सुन सकते हैं। मैंने सर के अच्छा। कई कार्यक्रम में जुड़ा हूँ और आज का कार्यक्रम मुझे इसलिए अच्छा लगा। मैं सर को और भी चाहूंगा कि आज जैसे मेघालय पर हुआ सर, कभी अगर मेघालय की संस्कृति पर हम लोग आज जाने, इसी तरह हर एक स्टेट के बारे में इसी तरह आप एक महत्वपूर्ण लेकर इसे जारी रखें निरंतर, ताकि कुछ जानने को मिल जाएगा। एक बात और मैं बोलना चाहूंगा, जहाँ सभी जगह ऑफलाइन कार्यक्रम हो रहे हैं, जब से ये कोरोना काल का जब रूपरेखा में से जब लोग निकले हैं, उसके बाद से सभी जगह ऑफलाइन कार्यक्रम हो रहे हैं। इस बीच में ऑनलाइन कार्यक्रम कम हो गए हैं। इस बीच अगर आपका ये निरंतर 1 घंटे का भी सेशन चलता है तो इसमें हर तरह की बातें सामने आएगी और लिखने का भी मौका मिलेगा। आज जैसे अकेले सर जो बता रहे थे, आज यहाँ पर ये बोलने ये अपना बात रख रहे हैं, कल हम लोग भी हो सकता है सुनकर इनकी तरह में बोलने का भी मुझे अवसर मिलेगा, क्योंकि जो अनुभव है ना वो ना कोई छोटा होता है ना बड़ा होता है, बस एक अनुभव होता है। ये सागर है, ये अथाह है। और मैं सर आप लोग तो हमारे गार्जियन तुल्य, मैं तो सीखने के अवसर से जुड़ता हूँ। मैं एक पत्रकारिता का विद्यार्थी रहा और मैं न्यूज 24 में कार्य भी कर चुका हूँ क्राइम स्क्रिप्ट राइटर के तौर पर पटना से। बट अब मैंने छोड़ दिया है क्योंकि अब हमारे पढ़ाई पूरी हो चुकी है। इंटर्नशिप कब तक चलेगा? मैंने डिजिटल पर मैंने इसका लिए भी एक पहल किया है संजय सर, इसके लिए मैं आपसे बात करूंगा, मैं आपसे मदद चाहूंगा, क्योंकि मैं भी चाहता हूँ कि मैं बिहार में ये ऑनलाइन सेशन करवाऊं, क्योंकि हमारे बिहार में ये ऑनलाइन सेशन बंद हो चुके हैं। ऐसा कहीं होता नहीं है ना, बहुत सारे कॉलेज है यूनिवर्सिटी है, मगर होता नहीं है। और एजुकेशन का हाल बिहार का क्या है ये हमसे अछूता नहीं है। तो इसीलिए मैं चाहूंगा कि अब देखिए कोई भी नेता जो सफेद पोशाक वाले लोग होते हैं, मैं यहाँ खाना में गुरेट नहीं समझूंगा, क्योंकि जितने भी सफेद पोशाक के लोग हैं वो नहीं चाहेंगे कि स्टूडेंट आगे बढ़े, स्टूडेंट पढ़ाई करे। ये हमेशा चाहेंगे इसी पे बात करना चाहेंगे, क्योंकि उनका ये थीम रहेगा, क्योंकि इसी से अगर हम लोग सजग हो जाएंगे तो सारा चीज एनईपी 2020 भी इतना अच्छा लेके आए। हमारे देश के प्रधानमंत्री जी का जो थीम चल रहा है वर्तमान में बहुत अच्छा चल रहा है, उनमें कहीं कोई किंतु परंतु नहीं। ना मैं भक्ति में बोल रहा हूँ, नहीं अंधविश्वास में बोल रहा हूँ। जो काम अच्छा होगा मैं उसके बारे में बोल रहा हूँ, जहाँ गलत भी होगा मैं वहां भी बोलूंगा। इसीलिए मैं ये सोचकर काम कर रहा हूँ। और रहा न्यूट्रल रहने की बात, तो मैं सर आपका जो ये कार्यक्रम है ना, ये सारा कार्यक्रम मैं देखा हूँ पूरे कोरोना काल में, तो ये सारा कार्यक्रम चैनल को चलाना चाहिए था। ये चैनल जो डिबेट करवाती है ना, उसके जगह पर ये मेघालय की जो संस्कृति की बात उन्हें करनी चाहिए थी। आज ये आप लोग को करना पड़ा। ये छोटे छोटे एनजीओ कर रहे हैं, कोई गूगल मीट पर एक संस्था बनाकर। ये सारे चैनल वाले का क्या हो गया ये पता नहीं, मगर ये चीजें होनी चाहिए थी। मैं इंडिया के बाहर के मैं जब चैनल देखता हूँ तो वहाँ बड़े बड़े लेक्चर प्रोफेसर आकर बात को रखते हैं। जब मैं राज्यसभा टीवी देखता हूँ सरकारी, तो उसमें बड़े बड़े प्रोफेसर आते हैं, बात रखते हैं, अपने अपने विषय के एक्सपर्ट होते हैं, वो बात रखते हैं, उनका मैं सुनता हूँ। मगर प्राइवेट चैनलों का हाल जब देखता हूँ तो मुझे हंसी आती है। वो अपनी टीआरपी बढ़ाने के लिए कुछ से कुछ किए जा रहे हैं, लेकिन ये चीज खत्म होनी चाहिए। तो मैं इसलिए चाहूंगा सर ये आप निरंतर जारी रखें, आप जहां पर लगे। और मुझे लगेगा कहीं जब मैं स्टार्टअप का दौर में जाऊंगा तो मैं आप लोग को ही याद करूंगा, भले मैं प्रत्यक्ष रूप से नहीं मिला हूं, मगर आभासी माध्यम से हमेशा जुड़ा हुआ रहूंगा। अब अच्छा, सोनू जी, पटना में सर ने एक कार्यक्रम कराया था, तो उसमें आप क्यों नहीं आए? सर मैं बता दूं, मुझे उस समय पता नहीं था। और आज मैं संजय बनी सर मैं पहली बार बात कर रहा हूँ, पर मैंने बोला तो आभासी माध्यम में भी प्रत्यक्ष, क्योंकि मैंने सर का सिर्फ फेस देख रहा था और मैं सब सर का सुन रहा था, क्योंकि सर के इतने सारे कार्यक्रम कोरोना काल में हुए हैं कि मैं इनसे निरंतर जुड़ते रहा हूँ। और ये कई विषय लेके आए, मैं उनका सारा विषय मैंने लिखा है, बहुत सारे पॉइंट्स को। हाल फिलहाल भी गणपति यूनिवर्सिटी का मैं पेज को मैं लाइक कर रखा हूँ। सर का मैं काफी कार्यक्रम से अट्रैक्टिव होकर मैं देखते रहता हूँ, मगर आज जो मैंने जब ये कार्यक्रम देखा कि मैं इसमें अपना फेस दिखा सकता हूँ, तो मैंने इसे रोक नहीं पाया। और मुझे लगा कि नहीं, मेरा नेट खत्म हो चुका था और मैंने प्रश्न पर सर से फीडबैक भी मांगा है, लिंक, क्योंकि यहाँ पर मेरे साथ नेटवर्क इश्यू की समस्याएं उत्पन्न हो गई, मैं बाहर भी हो गया था। मैं मगर दोबारा जुड़ा ताकि मैं कुछ बात रख सकूं। फिर बातें तो बाकी होती रहेगी, लेकिन एक बार जब बातें हो जाती है तो सर के नजर में मैं रहूंगा। इसीलिए मैंने एक बार याद किया सर। धन्यवाद सर। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग। मिलते हैं अगले थर्सडे पे, गुरुवार को है। थैंक यू अंकित भाई, थैंक यू गजेंद्र जी, धन्यवाद सभी।